हालांकि आंतरिक बिजली की खपत उतनी नहीं है जितना हुआंग फेंग ने पहले सोचा था। खाना पकाने के लिए इस पुस्तक का उपयोग करने पर सामान्य से कम समय लगता है। इसके अलावा जितनी अधिक बार तकनीक उतनी ही अधिक कुशल, उतना ही कम समय। साथ ही उसने ये भी निश्चय किया कि बर्तन पर तैरते शब्दों को केवल वही देख सकता है, अन्य लोग उन्हें नहीं देख सकते। इससे उन लोगों का कल्याण होना चाहिए जिनके पास पुस्तक है। जिसके पास किताब है वो शब्दों को देख सकता है। हालांकि हुआंग फेंगई ने पाया कि यह पुस्तक उन्हें अपना भोजन बेहतर बनाने की अनुमति देने के अलावा बहुत कम उपयोगी लगती थी और कोई पैसा नहीं कमा सकती थी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, ऐसी चीजें अभी भी उसके लिए उपयोगी हैं। अंडे के साथ फिर से स्वादिष्ट तले हुए चावल का एक कटोरा बनाने के बाद हुआंग फेंग आराम करने के लिए संतुष्ट है। बेशक उनका आराम नींद नहीं बल्कि ध्यान है। दूसरी ओर सु युमो अपने आवास पर लौटने के बाद स्नान करने के लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में घुसने के बाद ही उसे ख्याल आया कि कल रात बाथरूम में क्या हुआ था। हालांकि वहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसका चेहरा थोड़ा लाल था। यहीं पर हुआंग फेंग ने उनकी गोपनीयता देखी और परिस्थितियों के तहत अपनी पहल पर अपनी पैंट उतार दी। सु युमो ने अनजाने में बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप सोचती है कि उसके और हुआंग फेंग के बीच क्या हुआ था। उसने पाया कि वो इन 2 दिनों में हुआंग फेंग के बारे में अधिक से अधिक सोचती है। जब सु युमो बाथरूम से बाहर आती है तो फोन बज उठता है। उठाकर देख लो, ये जी मेंगजियाओ है जो एक व्यापारिक यात्रा पर है। युमो, आखिरकार आपने फोन का उत्तर दे दिया। फोन पर जी मेंगजियाओ की मधुर आवाज थी। मैं तो अभी नहा रहा था, सु ने अपने बाल पोंछते हुए कहा। शब्द झाग, आराम तलाशें, जी मेंगजियाओ ने दयनीयता से कहा। क्या बात है, ये ठीक नहीं चल रहा। सु युमो की भौहें थोड़ी जुरीदार हो गई। हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। उन लोगों के पास मेरे साथ चालाकी करने का समय नहीं है। वे एक दूसरे को आसानी से नहीं देख सकते। उनके पास कुछ ठोस बात हो सकती है, जी मेंगजियाओ ने कहा। जी मेंगजियाओ की व्यावसायिक यात्रा का मुख्य कार्य सौंदर्य दुर्घटना में शामिल पक्ष को इसके बारे में परेशान करना छोड़ने के लिए राजी करना है। बेशक वो ये काम अकेले नहीं कर रही है, बल्कि ब्यूटी सैलून भी यह कर रहा है। दूसरी बात के लिए वो ब्यूटी सैलून को सहयोग जारी रखने के लिए मना रही है। बेशक इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण समय में हमें उन सौंदर्य प्रसाधनों के बैच में वापस जाने की जरूरत है जो गलत हो गए हैं और उन्हें अनुसंधान और जांच के लिए वापस लाना होगा। सु युमो और जी मेंगजियाओ को अपनी कंपनी के उत्पादों पर हमेशा भरोसा रहता है और उन्हें नहीं लगता कि यह मामला उनसे जुड़ा है, यानी कोई जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा उस घटना के बाद ब्यूटी सैलून किंगडई प्रांत में प्रवेश करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन कंपनी लेंडर समूह के करीब लग रहा था, जिससे वे और भी अधिक संदिग्ध हो गए। हालांकि ये देखते हुए कि ब्यूटी सैलून भी इसका शिकार था, इसलिए सु युमो और जी मेंगजियाओ को अभी तक पता नहीं चला है कि यह किस बारे में है। उसके बाद जी मेंगजियाओ और सु युमो ने व्यापार यात्रा की स्थिति के बारे में बात की। सामान्यतया आलोचनात्मक जनसंपर्क का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। सौंदर्य दुर्घटना पक्ष ने हमेशा की तरह सख्त रवैया अपनाया और जाने से इनकार कर दिया। ब्यूटी सैलून अपनी कंपनी के साथ सहयोग जारी रखने में झिझक रहा था और सहयोग जारी न रखने की संभावना बहुत अधिक थी। मेंगजियाओ, यदि तुम नहीं आ सकते तो पहले वापस आओ। सु युमो ने कहा कि इस बार सब कुछ लेंडर समूह की छाया से भरा है। जाहिर है वे एक दूसरे से उलझ नहीं सकते और एक दूसरे के लिए तैयार है। वे आश्चर्य में पड़ गए। इसका सटीक समाधान ढूंढना इतना आसान नहीं है। सौभाग्य से हालांकि इस घटना का उनकी कंपनी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे उनकी कंपनी नहीं टूटेगी। अब उन्हें जो करने की जरूरत है वो अन्य ग्राहकों को बनाए रखना और नए ग्राहक विकसित करना है। इस बीच उन्हें लेंडर समूह की अगली कार्रवाइयों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा पक्ष पहले ही शुरू कर चुका है। उनके समूह को तोड़े बिना दूसरे पक्ष को रोकना आसान नहीं होगा। नहीं, मैं कुछ दिन और रुकूंगा। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। मेरी चाची इसे स्वीकार नहीं करेगी। इस समय वो किसी बड़े समूह की कंपनी की बॉस नहीं, बल्कि एक छोटी लड़की की तरह है जो बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। अपने आप को इतना क्रोधित न होने दें। चिंता न करें, हमारी कंपनी पार नहीं कर सकती। उनके लिए हमारी कंपनी को हराना इतना आसान नहीं है। सु युमो ने उसे सांत्वना दी कि वह जी मेंगजियाओ से केवल 2 महीने बड़ी है, लेकिन वह हमेशा जी मेंगजियाओ की अच्छी देखभाल करती है। वह खुद को पूरी तरह से एक बहन के रूप में मानती है, इसलिए वह जी मेंगजियाओ के साथ अन्याय होते देखने के बजाय उसके साथ गलत होना और शराब पीना पसंद करेगी। इसके अलावा लड़की के साथ गलत नहीं किया जा सकता। मुझे पता है, जी मेंगजियाओ ने कहा, जो जानती थी कि सु युमो उसके बारे में चिंतित थी। वैसे घर के हालात कैसे हैं? सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो इसकी चिंता मत करो, सु युमो ने कहा। ठीक है, मैं कुछ और दिनों में वापस आऊंगा, जी मेंगजियाओ ने कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ देर बात की और फोन रख दिया। इस समय तियानिकसुआन महाद्वीप और होंग्यू साम्राज्य के हाउटियन शहर में ओयांग जिंगवन को नामात्र की हिरासत में रखा गया था, क्योंकि उसके पास जादू जगाने की प्रतिभा नहीं थी। कारण यह है कि हालांकि वह कभी बाहर नहीं जाता था, वह हर दिन कुत्ते के पैर के दूसरे बेटे की मदद से पिछवाड़े से भाग जाता था। केवल दिन के समय वह कभी सामने के दरवाजे पर नहीं जाता था। हालांकि ओयांग जिंगवेन बुरा नहीं है, वो कई बार क्रूर और निर्दयी है। इसलिए नीचे के लोग उससे डरते हैं। जो लोग गेट की रखवाली करते हैं या अन्य नौकर देखते हैं कि ओयांग जिंगवन हर दिन नशे में धुत होकर वापस आता है और अपने पिता को रिपोर्ट नहीं करता है। इसलिए उनके पिता ओयांग तियान हमेशा सोचते हैं कि उनके बेटे की किस्मत हाल ही में बहुत अच्छी रही है। वह वास्तव में एक है। उसके लिए अपने कमरे में अभ्यास करना बहुत संतुष्टिदायक है। ओयांग जिंगवन की कड़ी मेहनत और किजिदान का प्रभाव निश्चित रूप से जल्द ही उनके परिवार में एक और जादूगर को जन्म देगा और उनका बेटा अंततः उनकी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ओयांग तियान, जो बहुत सहज है, ये देखने जा रहा है कि उसका बेटा कैसा कर रहा है। वह कई दिनों से किजिदान ले रहा है। मुझे नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 75 मुआवजा। युवा मास्टर, यह अच्छा नहीं है। मास्टर आ रहे हैं। इस समय ओयांग जिंगवेन फिर से बाहर जाने के लिए तैयार है।
आज उसने और कुछ दोस्तों ने जुआ नाव पर खेलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। बस बाहर जाने ही वाला था कि वांग एर, जो वहां सीढ़ी ले जा रहा था, जल्दी से वापस आ गया। पुराने नेता जल्दी या देर से क्यों नहीं आते? ये समय है, ओयांग जिंगवेन ने भौहें चढ़ा ली और अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ कहा। युवा मास्टर हर समय यहाँ नहीं रहेंगे, वह बाद में जरूर चले जाएंगे। आपको बस बाद में खुद को अच्छा दिखाना होगा, वांग एर ने अपना चेहरा चाटते हुए कहा। यह सही है, ओयांग जिंगवेन ने अपना सिर हिलाने पर सहमति व्यक्त की। यहाँ उन्हें ध्यान करने और जादू जगाने की व्यवस्था की गई थी। बूढ़ा व्यक्ति यहाँ अधिक देर तक नहीं रुकेगा और अपने समय में देरी करेगा। इसके अलावा ओयांग के परिवार के मुखिया के रूप में ओयांग तियान को हर दिन कई चीजों से निपटना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से उसके पास बहुत अधिक समय नहीं होगा। ये जानकर कि उसके पिता आ रहे हैं, ओयांग जिंगवेन ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और फिर ध्यान करने चला गया। इससे पहले वो खेलने के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए उसने भव्य ब्रोकेड कपड़े पहन लिए। अगर वो घर पर होता तो उसे इन्हें पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। ओयांग तियान ने सोचा कि वो आ रहा है, लेकिन उसके बेटे को पता नहीं था, इसलिए उसने सीधे अंदर जाने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय वो ये देखने के लिए खिड़की पर खड़ा हो गया कि उसका बेटा हर दिन कमरे में खेल रहा है या ध्यान कर रहा है। परिणाम से वो बहुत खुश हुआ। वो करीब 10 मिनट तक खिड़की पर खड़ा रहा। ओयांग जिंगवेन अभी भी ध्यान कर रहा था और वो बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। तुम्हें पता है, जब उसे पहले अभ्यास के लिए बुलाया गया था तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहा था। ये वास्तव में दुर्लभ है जब वो आज की तरह गंभीरता से अभ्यास करता है। इसलिए ओयांग तियान, जो अच्छे मूड में है, बेहतर मूड में है। ओयांग तियान को यह नहीं पता था कि ओयांग जिंगवेन पहले ही अपने दिल में डांट चुका था। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो आएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया। उसे अपने आप से खेलना था। उससे निपटने के बाद उसे खेलने के लिए बाहर जाना पड़ा। इससे उसके समय में देरी नहीं हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी कब आएगा। वे सभी, ओयांग जिंगवेन हर समय केवल ध्यान ही कर सकते थे। वो पहले कभी इतने लंबे समय तक इस तरह नहीं बैठे थे। अब उसे महसूस हुआ कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं और उसकी कमर में दर्द हो रहा है। पूरे व्यक्ति को लेटना होगा। जहां तक ध्यान की बात है तो ये बिल्कुल नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। वो बेतहाशा सोच रहा है, उसका बूढ़ा आदमी कब प्रकट होता है, उसमें ध्यान करने की भावना कैसे आ सकती है। जब ओयांग जिंगवेन को लगा कि वो रुक नहीं सकता है और आराम करने के लिए अपनी मुद्रा बदलने के लिए तैयार है, तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और ओयांग जिंगवेन ने तुरंत अपनी कार्रवाई रोक दी और फिर से ध्यान के रास्ते पर लौट आया। क्या जिंगवेन खेती कर रहा है? मेरे बेटे के लिए हर दिन इतनी गंभीरता से अभ्यास करना कठिन है। ओयांग तियान ने अपनी आंखों और भौहों पर मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर सभी जुरियां मुस्कुरा रही थी। पिताजी, यह आप हैं? आप यहाँ क्यों हैं? यह मेरी खेती में खलल डालने के लिए नहीं है। मुझे बस आपसे थोड़ी परेशानी महसूस हुई और मैं जाग गया। ओयांग जिंगवेन, जिसने ध्यान से जागने का नाटक किया, ने असंतोष के साथ कहा। ये पिता की गलती है, ये पिता की गलती है। ओयांग तियान ने झट से कहा कि उसे भी इस बेटे से बहुत प्यार है। अब उसने देखा कि उसके बेटे ने उसकी उपस्थिति के कारण खेती में विघ्न डाला है और उसने क्षमा मांगी। तो फिर आप मुझे कैसे मुआवजा दे सकते हैं? ओयांग जिंगवेन ने सांप को छड़ी से मारने के लिए कहा। मुआवजे के बारे में चिंता मत करो। मेरे पिता ने तुमसे पूछा था कि तुमने कई दिनों तक क्यों जिदान लिया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ओयांग तियान ने पूछा कि वो अभी भी इसके बारे में बहुत चिंतित है। अपने पिता की बातें सुनकर ओयांग जिंगवेन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। हालांकि उन्होंने तुरंत शांत होने का नाटक किया और कहा, मैं इन दिनों थोड़ा सा महसूस करता हूँ। मैं आसपास के तत्वों के करीब महसूस करता हूँ। हालांकि पिताजी, आप जानते हैं कि मेरी प्रतिभा इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरों की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता है। जब मैं ध्यान कर रहा था तो मैं अच्छी स्थिति में था, लेकिन मुझे व्यवधान आ गया। ओयांग जिंगवेन के शब्द स्वाभाविक रूप से झूठ है। उसे अब तक बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ है जैसे कि जिदान नकली है, बिना किसी प्रभाव के। हालांकि उसे डर है कि उसके पिता उसे फिर से डांटेंगे और फिर उसका और अधिक सख्ती से ख्याल रखेंगे। इस तरह उसके लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो केवल झूठ बोल सकता है और साथ ही वो आखिरकार ओयांग तियान पर कुछ जिम्मेदारी डाल देगा जिसने उसे अभी आने के लिए कहा था। ओयांग जिंगवेन के लिए ओयांग तियान को ज्यादा संदेह नहीं है। वो नहीं जानता कि किज़ेदान पीछे छूट गया है। ओयांग जिंगवेन जो खाता है वो किज़ेदान नहीं है, बल्कि एक और समय और स्थान है जो पृथ्वी पर एक आम नाश्ता है। ये सोचना सामान्य है कि उसके बेटे ने किज़ेदान ले लिया है। इतने लंबे समय के बाद वो हवा में मौजूद तत्वों के करीब महसूस करता है। इसके अलावा ओयांग जिंगवेन सही है, उनकी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं है, अन्यथा उसके पास जागने का कोई रास्ता नहीं होगा और किज़ेदान लेने की आवश्यकता होगी। एक एहसास होना अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लंबे समय तक रहता है। ओयांग तियान ने सांत्वना दी कि उसने अपने बेटे को एक जीनियस की तरह जल्दी जागने के लिए नहीं कहा। जब तक वो अंततः जाग गया, लंबे समय तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतने सालों से इंतजार कर रहा है, क्या वो अधिक दिनों तक प्रतीक्षा करने से डरेगा? ओयांग तियान की बातें सुनने के बाद ओयांग जिंगवेन को यह जानकर राहत मिली कि उसने तत्काल पास कर लिया है। हालांकि एक बार जब वो कठिनाई से गुजर गया तो वो लाभ मांगना चाहता था। उनके पिता के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थी। आखिरकार वो हातियन शहर के 4 परिवारों में से एक का मुखिया था। अच्छी चीजें कैसे नहीं हो सकती? वह आमतौर पर उन्हें छुपाता था। आज उसके पास एक मौका है। ओयांग जिंगवेन इसे कैसे चूकने को तैयार हो सकता है? फिर आप मुझे कैसे मुआवजा दे सकते हैं? मैं अभी अभी लगभग सफल हुआ था और उसके दरवाजे को धक्का देने की आवाज से मैं चौंक गया था। ओयांग जिंगवेन ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ध्यान करते समय वास्तव में यह आवश्यक है कि आसपास का वातावरण शांत हो, अन्यथा परेशान होना आसान है। हालांकि सामान्य तौर पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिक से अधिक ये ध्यान में रुकावट है। ओयांग तियान का मानना है कि वो सच्चा है और वो थोड़ा दोषी महसूस करता है। इसके अलावा ये देखते हुए कि उनके बेटे का रवैया हाल ही में अच्छा है, वो उन दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा उन्होंने खेती में काफी प्रगति की है और वो खुश भी हैं। इसलिए उन्होंने ओयांग जिंगवेन के लाभ के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया है। और तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए?
ओयांग तियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये देखकर कि उसके पिता अच्छे मूड में हैं और यह सुनकर ओयांग जिंगवेन उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है। ओयांग जिंगवेन बहुत खुश है और तुरंत कहता है, मैं चाहता हूं कि आप अंगूठी ले लें। बिल्कुल नहीं, ओयांग तियान ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या वो नहीं चाहता था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 76 उपदेशों की स्वीकृति। क्यों नहीं? क्या आप मुझे स्वयं इसका उल्लेख करने देने के लिए सहमत नहीं थे? ओयांग जिंगवेन चिल्लाया। क्या आप जानते हैं कि नाजी क्या है? आपने इसके लिए पूछने का साहस किया। ओयांग तियान ने कहा, बेशक मुझे पता है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास 2 है, एक मुझे दे दो, क्या गलत है? ओयांग जिंगवेन ने असंतोष से कहा। आप? ओयांग तियान ओयांग जिंगवेन की ओर इशारा करता है। थोड़ी देर तक उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। उसे अभी अभी अपनी दूसरी अंगूठी मिली है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे को ये पता होगा। खबर वाकई काफी स्मार्ट है। ये बात उसकी स्नेहमयी माँ ने बताई होगी। हालांकि ओयांग जिंगवेन के पास 2 आख्यान है। इसका मतलब यह नहीं है कि आख्यान सामान्य चीजें हैं जिन्हें इच्छानुसार प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत कथाएं बहुमूल्य और दुर्लभ है। इस संसार में सभी आख्यानों की संख्या अधिक नहीं जुड़ती। आख्यान बनाने के लिए विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो बहुत दुर्लभ है, और शीर्ष स्तर की सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। इस दुनिया में कुछ जादूगर हैं, लेकिन बहुत कम स्थानिक जादूगर हैं। शीर्ष जादूगरों की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक अंगूठी का मूल्य किज़िदान के बराबर भी होता है, और कभी कभी किज़िदान से भी अधिक कीमती होता है। आखिरकार अंगूठी को सैन्य सामग्री के रूप में संग्रहित करने में बहुत समय लगता है। जब ओयांग तियान ओयांग परिवार का मुखिया बना, तो उसके पिता ने उसे ओयांग परिवार के मुखिया के पद पर पदोन्नति के लिए उपहार के रूप में पहली अंगूठी दी। हालांकि दूसरी अंगूठी अभी कुछ समय पहले ही प्राप्त हुई थी। इसे न जाने कितने साल पहले एक कब्र डाकू ने एक जादूगर की कब्र से चुरा लिया था। उसे यह सहयोग से मिल गया। बेशक भुगतान करें, कीमत छोटी नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि उसके लिए इन दोनों को प्राप्त करना आसान नहीं है। उनमें से एक को ओयांग जिंगवेन को भी सौंपा जाना है जब वो कुलपति बन जाएंगे। ये चीज पारिवारिक विरासत भी बन सकती है। पिताजी, आपने वादा किया था। इसके अलावा मुझे पता है कि उनमें से एक भविष्य में मुझे दिया जाएगा। इसे अभी मुझे देना बेहतर है। आपके पास पर्याप्त है, ओयांग जिंगवेन ने कहा। इसके अलावा मेरी जादुई प्रतिभा जागने वाली है और मैं एक जादूगर बनने वाला हूँ। क्या अंगूठी रखना अधिक सुविधाजनक नहीं है? ओयांग जिंगवेन की बात से ओयांग तियान भी सहमत है। जादूगर का शरीर मार्शल आर्टिस्ट जैसा नहीं है, इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जिन्हें इधर उधर ले जाया जा सके। अंगूठी रखना वास्तव में सुविधाजनक है। उनके जैसे परिवार के लिए एक अंगूठी वास्तव में एक दुर्लभ चीज है। यहाँ तक कि उनके समान आकार के कई परिवारों में भी किसी के पास अंगूठी नहीं हो सकती। आखिरकार वे एक ऐसे परिवार हैं जो पूरे साम्राज्य के लिए बहुत छोटा है। हालांकि उन बड़े परिवारों के लिए अंगूठी इतनी दुर्लभ नहीं है। उन परिवारों के जादूगर लगभग 1 से 1 है, लेकिन वे केवल उन बड़े परिवारों तक ही सीमित है। अंगूठी के साथ ये बहुत सुविधाजनक होगा। पिताजी, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं माँ और दादी को बता दूंगा कि आपने मुझे कुछ देने का वादा किया था। और आखिरकार मेरा मूड खराब है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अगर मैं अपनी जादुई प्रतिभा को नहीं जगा सकता, इसके लिए मैं आपको दोषी ठहराऊंगा। अपने पिता के चेहरे पर कुछ झिझक देखकर ओयांग जिंगवेन ने जल्दी से कहा। ठीक है, आप शिकायत करेंगे, आप अंगूठी स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि आपको इन दिनों अपनी साधना को मजबूत करना चाहिए और मुझे जल्द से जल्द जागृति की जादुई प्रतिभा देनी चाहिए, अन्यथा मैं अंगूठी वापस ले लूंगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आखिरकार ओयांग तियान के बारे में बात हुई। हालांकि वो ओयांग जिंगवेन को चेतावनी देना नहीं भूलते। मुझे पता है, मुझे अभ्यास करने के लिए जल्दी करनी चाहिए। मैं इन दिनों बाहर नहीं गया हूँ। ये बहुत कठिन है। मैं काफी गंभीर हूँ। ये देखकर कि उसके पिता अंततः सहमत हो गए, ओयांग जिंगवेन मुस्कुराने लगे। इसे ले लो, मैंने इसे तुम्हारे हाल के प्रयासों के कारण तुम्हें नहीं दिया होता। ओयांग तियान ने अपनी बाहों से एक साधारण अंगूठी निकाली और ओयांग जिंगवेन को दे दी। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक और अंगूठी थी, लेकिन वह अक्सर इसका इस्तेमाल करते थे। इसमें कई चीजें ऐसी थीं जो स्वाभाविक रूप से ओयांग जिंगवेन को नहीं दी जा सकती थी। ओयांग जिंगवेन ने प्रसन्न चेहरे के साथ जल्दी से रिंग संभाली। अप्रत्याशित रूप से उसने आज एक नाटक खेला और ऐसा खजाना पाने में सफल रहा। उसने सचमुच बहुत पैसा कमाया। धन्यवाद पिताजी, मुझे अभ्यास करने की जरूरत है। आपको व्यस्त रहने की जरूरत है, इसलिए आपको पहले व्यस्त होने की जरूरत है। जैसे ही चीजें आए, ओयांग जिंगवेन ने अपने पिता से जाने का आग्रह करना शुरू कर दिया। आखिरकार अगर उसके पिता नहीं जाते तो वो नहीं जा सकता था। बच्चे, तुमने अभी अभी वो चीज प्राप्त की और मुझे भगा दिया। ठीक है, फिर तुम खेती करना जारी रख सकते हो। इस अंगूठी को दूर रखना याद रखो। यदि तुम इसे खो देते हो तो सावधान रहना। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें इसका मूल्य पता होना चाहिए। ओयांग तियान ने कहा कि उनके पास निपटने के लिए कुछ चीजें थी, इसलिए उन्होंने भी जाने की योजना बनाई। लेकिन जाने से पहले उन्हें लगा कि उन्हें अपने बेटे को चेतावनी देनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत वाचाल हो, ओयांग जिंगवेन ने रिंग से खेलते हुए अपने पिता से अधीरता से कहा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। आप ध्यान करना जारी रख सकते हैं और स्थिति को बनाए रख सकते हैं। जादुई प्रतिभा को जगाए बिना बाहर न जाएं। ओयांग तियान ने फिर से आदेश दिया, फिर मुड़ा और चला गया। कुछ देर तक रिंग के साथ खेलने के बाद ओयांग जिंगवेन ने इसे दूर रख दिया। अभी तो उसे बाहर भी जाना है। उसके पास रिंग के साथ खेलने के अधिक अवसर हैं, इसलिए वो खिड़की में लेट जाता है और दूर अपने पिता की ओर देखता है। युवा मास्टर, जब मास्टर चले जाएंगे तो चलें। डॉग लेग किंग 2 फिर से प्रकट हुए और ओयांग जिंगवेन से फुसफुसाए। ठीक है, मुझे आज ही एक बच्चा मिला है। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो खुश हैं और अच्छी भावना रखते हैं। आज का भाग्य अच्छा होना चाहिए। मैं जुए की मेज पर सभी पक्षों को मार डालूंगा। ओयांग जिंगवेन ने ऊंचे मनोबल के साथ कहा कि वह अब अच्छे मूड में है। हालांकि उन्होंने बाहर जाने में कुछ देर कर दी है, फिर भी वे उद्देश्य प्राप्त करने से संतुष्ट हैं।
यानी जब आप एक शॉट देते हैं तो कोई भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है। वे सभी लोग युवा मास्टर को पैसे देने के लिए यहाँ है। वांग एयर ने तुरंत चापलूसी की। चलो चले, उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार न करने दे, मुझे जाने से डर लग रहा है। ओयांग जिंगवेन ने कहा कि जहां तक उन नाजी की बात है जो उन्होंने अपने हाथ पर रखी थी, मुझे ऐसी कीमती चीजों का प्रदर्शन न करने के लिए खेद है। निश्चित रूप से ओयांग जिंगवेन के दोस्त पहले उसकी अंगूठी से आकर्षित हुए थे। ये जानने के बाद कि यह अंगूठी है, उसने ओयांग जिंगवेन से ईर्ष्या की। ओयांग जिंगवेन ने उस अभिव्यक्ति का बहुत आनंद लिया। वो जुए की मेज पर भी अहंकारी था। अकेले रहने दो, आज उसकी किस्मत सचमुच अच्छी है और उसने सचमुच बहुत कुछ जीता है। इस तरह ओयांग जिंगवेन बहुत अच्छे मूड में है। इसलिए जुए की नाव छोड़ने के बाद वो कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने गया और फिर से नशे में धुत हो गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 77 उपदेश प्राप्त करना। ओयांग जिंगवेन को वांग एयर का समर्थन प्राप्त है। वो हर समय बड़बड़ाता रहता है। गेट की ओर देखने वाले इस स्थिति से परिचित हैं। वे कुशलता से गेट खोलते हैं और अंदर डालते हैं। वे वांग एयर से भी ईर्ष्या करते हैं। वे अक्सर ओयांग जिंगवेन के साथ बाहर जा सकते हैं, अच्छा खाने, अच्छा खेलने और भविष्य के मालिक के सामने एक अच्छी मुहर छोड़ने का उल्लेख नहीं करते जैसे वे चाहते हैं। अगली बार मैं तेज हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं देखते कि युवा मास्टर इस तरह नशे में है? वांग एयर उन दो लोगों पर चिल्लाता है जो गेट की ओर देख रहे हैं। इस समय ओयांग स्टार के चेहरे के सामने उनका कोई पैर नहीं है, जो सिर्फ एक हाई प्रोफाइल लुक है। हालांकि वांग एयर स्वयं एक नौकर है, वो गेट की ओर देखने वालों से अलग नहीं है, लेकिन कौन उसे युवा स्वामी का पसंदीदा और पसंदीदा कहता है, इसलिए वो अन्य नौकरों के सामने हमेशा श्रेष्ठ होता है और खुद को श्रेष्ठ महसूस करता है। हाँ, हम करते हैं, वे दो हड़बड़ी में उत्तर देते हैं कि गेट की ओर देखो। वांग एयर ने ओयांग जिंगवेन को जाने में मदद करने के बाद दो लोगों ने गेट की ओर देखा और उसकी पीठ से कहा, वाह, वो व्यक्ति जो लोगों की शक्ति का समर्थन करता है, युवा मास्टर द्वारा पसंद किया जाना बहुत अच्छा है। वो हमारी तरह नौकर नहीं है, देर सवेर वो दुर्भाग्यशाली होगा। हालांकि वो अन्य नौकरों के सामने बहुत घमंडी है, वांग एयर ओयांग जिंगवेन की सेवा में बहुत चौकस है। वो जानता है कि यदि वो वास्तव में श्रेष्ठ बनना चाहता है तो वो ओयांग जिंगवेन के समर्थन के बिना नहीं कर सकता, इसलिए वो आमतौर पर ओयांग जिंगवेन को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। ओयांग जिंगवेन के सोने का इंतजार करने के बाद वांग एयर चला गया। पूरे कमरे में केवल ओयांग जिंगवेन के भारी और हल्के खर्राटे बचे थे। अंगूठी अभी भी ओयांग जिंगवेन द्वारा पहनी गई थी। बात सिर्फ इतनी है कि वो अंगूठी, जो पहले बहुत साधारण और गहरी थी, अचानक एक सुनहरा सपना दिखाया और फिर गायब हो गई। हालांकि पलक झपकते ही ओयांग जिंगवेन के हाथ में एक बार फिर अंगूठी आ जाती है। हालांकि सतह के पैटर्न या शैली में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखा जा सकता है कि दोनों अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी नहीं है। बेशक ओयांग जिंगवेन, जो अभी भी सो रहा है, को पता नहीं चला। अगली सुबह हुआंग फैंग ने उठने के बाद सबसे पहले भंडारण बॉक्स को देखा। कल जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में गया तो सुयुमो यहाँ अकेली थी। उसने अपने भंडारण बक्से की ओर नहीं देखा। हुआंग फैंग को अंदर की चीजों की व्यवस्था से पता चल गया। दरअसल अगर सुयुमो ने इसे देखा भी तो उन्हें कोई खास जगह नहीं मिली। हुआंग फैंग ने पहले ही उस चमड़े के जूते की दुकान में इसका परीक्षण कर लिया था। वो विशेष चमड़े के जूतों पर लिखे शब्दों को देख सकता था, लेकिन अन्य लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। इसलिए भले ही दूसरी दुनिया में कुछ नया दिखाई दे, सुयुमो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेगी। ये कहा जा सकता है कि जब तक स्टोरेज बॉक्स चोरी नहीं हो जाता तब तक हुआंग फैंग को दूसरों द्वारा देखे जाने का डर नहीं है। आज हुआंग फैंग की किस्मत स्पष्ट रूप से अच्छी है। इस बार उसने स्टोरेज बॉक्स में जो कुछ रखा था वो गायब हो गया, यानी कुछ नया दिखाई दिया। हुआंग फैंग इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार जो गायब हो गया वो प्लास्टिक की अंगूठी थी जिसे हुआंग फैंग ने खरीदा था। पहले उन्होंने स्टोरेज बॉक्स पर भरोसा करके पैसा कमाने के बारे में सोचा। हुआंग फैंग ने प्राचीन वस्तुओं और सोने और चांदी के गहनों के बारे में सोचा, लेकिन उनके पास उन नकली वस्तुओं को खरीदने का समय नहीं था। हालांकि उन्होंने कुछ प्लास्टिक की अंगूठियां और हार खरीदे, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें भंडारण बॉक्स के माध्यम से सोने में बदल दिया जाएगा। जहां तक चांदी की बात है, ऐसा लगता है कि वे बहुत सारे पैसे के लायक नहीं है। अभी डाली गई प्लास्टिक की अंगूठी गायब हो गई। हुआंग फैंग को उम्मीद है कि इस बार स्टोरेज बॉक्स उनके लिए सोने या प्लेटिनम की अंगूठी की जगह ले सकता है। इसे हीरे से जुड़ना बेहतर है, उस स्थिति में यह अधिक मूल्यवान है। हालांकि हुआंग फैंग जल्द ही निराश हो गए। बड़ी मेहनत से नई अंगूठी मिलने के बाद उपरोक्त परिचय को देखे बिना वो निराश हो गया, क्योंकि यह अंगूठी देखने में कैसी, कितनी साधारण, गहरी और सरल, शायद उसके सामने प्लास्टिक की अंगूठी जितनी मूल्यवान न हो। हालांकि रिंग पर परिचय देखने के बाद विचार गायब हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। नाजी, तियानेक्सवान महाद्वीप का उत्पाद जिसे अंतरिक्ष विभाग के मास्टर एम्ब्रू ने बनाया था, में वस्तुओं को संग्रहित करने का कार्य है। नोट: नाजी को खोलने के लिए आपको जादू की आवश्यकता है। बहुत सारे परिचय नहीं है, लेकिन ये हुआंग फैंग को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह ट्रांसमिशन में नाजी है, जिसका उल्लेख अक्सर उपन्यास में किया गया है, और इसका कार्य बहुत अधिक नहीं है, केवल एक ही है, वह है भंडारण। हालांकि यह एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत व्यवहारिक है, चाहे उन उपन्यासों की दुनिया में हो या उसकी वास्तविक दुनिया में, यह एक ही है। उपरोक्त परिचय के अनुसार इसे खोलने के लिए जादू की आवश्यकता होती है। हुआंग फैंग को अंगूठी के जादू के बारे में जानने से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर उसके अलावा कोई अन्य जादूगर नहीं है, इसलिए कोई भी जादू का उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि इस अंगूठी का उपयोग कैसे किया जाए, ये परिचय में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, इसलिए इसे हुआंग फैंग की स्वयं की खोज की आवश्यकता है। हालांकि उनके द्वारा कही गई जादुई शक्ति और उनके उपन्यासों में उल्लिखित विभिन्न तरीकों के अनुसार हुआंग फैंग के प्रयोग एक एक करके किए गए। हुआंग फैंग को रिंग खोलने का रास्ता ढूंढने में देर नहीं लगी। वो है रिंग पर ध्यान केंद्रित करना और एक ही समय में रिंग में जादुई शक्ति डालना। उसके दिमाग में जगह का एक टुकड़ा दिखाई देगा जो रिंग में मौजूद जगह है।
हुआन फैंग कमरे में टेबल को नाजी में ले जाने की कोशिश करता है। उसका दिमाग चलता है, ये किराए के कमरे की मेज पर गायब हो गया। फिर यह नाजी में प्रकट होता है। फिर यह मन द्वारा नियंत्रित होता है। वो टेबल हुआन फैंग के कमरे में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हुआन फैंग को कुछ दिलचस्प मिल गया है। वो इसे अंदर डालेगा और बाहर निकालेगा। उनके कमरे की हर चीज का परीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। हालांकि हुआन फैंग को निराशा हुई। अन्य सभी चीजों को रिसीविंग रिंग में डाला जा सकता है, यहाँ तक कि बिस्तर भी डाला जा सकता है, लेकिन केवल स्टोरेज बॉक्स को अंदर नहीं रखा जा सकता है। चाहे वो इसे कैसे भी नियंत्रित करे, स्टोरेज बॉक्स को नहीं डाला जा सकता है, में डाल दिया जाए। और अंत में हुआन फैंग केवल ये सोचकर हार मान सकता है कि भंडारण बॉक्स वास्तव में काफी विशेष है। यदि एक सामान्य भंडारण बॉक्स या एक बॉक्स है तो इसे अंदर रखा जा सकता है। और हुआन फैंग ने यह भी पाया कि इस वलय का स्थान अनंत नहीं है। इसके अंदर का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग मीटर है। वर्तमान में ये हुआन फैंग के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा क्योंकि उसके पास यहाँ कोई जीवित चीजें नहीं है, हुआन फैंग को नहीं पता कि यह अंगूठी जीवित चीजों को स्टोर कर सकती है या केवल इन निर्जीव चीजों को। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 78 सम्मेलन कक्ष में जाएं। अंगूठी की विशिष्टता के कारण इसमें मौजूद चीजें निस्संदेह बहुत सुरक्षित है, यहाँ तक कि बैंक की तिजोरी में मौजूद चीजों से भी अधिक सुरक्षित है। जब तक उसकी अंगूठी खो नहीं जाती, उसमें रखी चीजें भी नहीं खोएंगी। अगर अंगूठी खो भी जाए तो दूसरे लोगों को मिल जाती है। वे रिंग में चीजें नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। उसके बाद हुआन फैंग ने सुनहरे रेशम के नर्म कवच, ध्यान का परिचय, 7 ऑब्सीडियन अजय कौशल और अमर पुस्तक को रिंग में डाल दिया, जो सुरक्षित था। जहां तक उसके स्थान पर मौजूद अन्य चीजों की बात है, उसने फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया और उसके पास मूल्यवान कुछ भी नहीं था, भले ही वो बहुत अधिक पैसा न हो। अपने हाथ में वो काली अंगूठी पहनना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये बदसूरत भी नहीं है। ये सिर्फ साधारण दिखने वाले लोग हैं जो रिंग की प्रभावशीलता को नहीं जानते हैं। वे सोचेंगे कि यह सिर्फ एक स्थानीय स्टॉल है। सफाई करने के बाद हुआन फैंग खाना बनाने चला गया। ठीक समय पर वो सत्यापित कर सकता था कि परी पुस्तक रिंग में है और क्या वो उसकी भूमिका निभा सकता है। प्रयोग साबित करता है कि अगर परी पुस्तक को नाजी के स्थान पर रखा जाए तो भी यह काम कर सकती है। हुआन फैंग द्वारा बनाया गया तला हुआ चावल अभी भी स्वादिष्ट है। गौरतलब है कि वो अब केवल फ्राइड राइस ही बना सकते हैं, जो सबसे सस्ता और किफायती है। हुआन फैंग ये जानकर बहुत खुश है कि अमर किताब अभी भी काम करती है। उसके बाद उसे किताब अपने ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में वो खाना बनाएगा और अपने साथ एक किताब लाएगा जिसे देखा जाएगा और संदेह किया जाएगा, इसलिए कोई भी इसे रिंग में नहीं देख पाएगा। यह अंगूठी रखना वास्तव में सुविधाजनक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उपन्यास के विपात्र ऐसी अंगूठी चाहते हैं। हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। उसने ये भी सोचा, इस अंगूठी के साथ अगर वो सी के पास भी गया तो वो बहुत चिंतित होगा, कोई भी पता नहीं लगा सकता। निश्चित रूप से अब हुआन फैंग की ऐसी कोई योजना नहीं है कि मदद से भंडारण बॉक्स वो खुले तौर पर पैसा कमा सकता है और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम पैसा कब कमा सकते हैं? हुआन फैंग भीड़ भरी बस में है, वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर से सोच सकता है कि स्टोरेज बॉक्स में बदली गई सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पैसे नहीं कमा सकता। उसे अभी भी हर दिन बस को निचोड़ना पड़ता है। हुआन फैंग, जो बहुत इत्मीनान से रहते हैं, काम पर जाते समय भी अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना चुनते हैं। वो आमतौर पर रात में ध्यान करते हैं और दिन के दौरान अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं। आखिरकार ध्यान करते समय उसे अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि दिन के दौरान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हर समय उसकी आंखें बंद रखना स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। आंतरिक शक्ति की साधना एक समान नहीं है। जब तक वो अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर नियंत्रण रखता है, तब तक वो स्थापित मार्ग के अनुसार चल सकता है। हालांकि उसे भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, लेकिन उसे अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, ये उसके लिए अच्छा है जो दिन में इत्मीनान से काम करता है। डूडल डूडल। जब हुआन फैंग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए बड़ी छत के नीचे खड़ा हुआ, तो उसने अचानक कई तुरही सुनी, जिससे वो चौंक गया। अचानक उसके शरीर की आंतरिक शक्ति लगभग गलत रास्ते पर चली गई, जिससे विकार उत्पन्न हो गया और वो पौराणिक अग्नि के वशीभूत हो गया। ऐसा लगता है कि भविष्य में आप केवल कार्यालय या ड्यूटी रूम में ही अपनी आंतरिक शक्ति विकसित कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप यहाँ हैं तो आप अचानक हॉर्न बजाएंगे, जो बहुत डरावना है, हुआन फैंग ने चलते हुए सोचा। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से बस में लोगों से पंजीकरण करने के लिए कहने गए, लेकिन इस बार लोग काफी समझदार लग रहे थे। हुआन फैंग के बस में आने से पहले वो बस से उतर गया और अकेले हुआन फैंग के पास चला गया। विदेशी वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। हुआन फैंग ने कहा कि वो जिन वाहनों का इंतजार कर रहे थे वे कुल 3 थे, जो सभी एक साथ होने चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं जांच करूंगा, हम सब एक साथ हैं, आदमी ने कहा था। लैंडर समूह। हुआन फैंग कागज पर आदमी का नाम देखता है। ये लैंडर समूह है। हुआन फैंग ने भी इसके बारे में सुना है। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये कई व्यवसाय संचालित करता है, मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन। बस ये लोग यहाँ क्या करते हैं? तियांजियाओ समूह सौंदर्य प्रसाधन भी बनाता है। क्या ये सहयोग लेना है? हुआन फैंग स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि वो इस मामले को संभाल नहीं सकते हैं। दूसरे पक्ष के पंजीकृत होने के बाद हुआन फैंग उसे जाने देगा। उसके बाद हुआन फैंग ने इसके बारे में और नहीं सोचा। हालांकि हर दिन बहुत अधिक विदेशी वाहन नहीं होते हैं, फिर भी कुछ होते हैं। हुआन फैंग उन सब पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद उन्हें अचानक अपने बॉस प्रबंधक लियो का फोन आया और उन्हें 5वीं मंजिल पर सम्मेलन कक्ष में जाने के लिए कहा। उप महाप्रबंधक ने दिया आदेश। उप महाप्रबंधक, क्या ये सिर्फ फोम नहीं है? उसने खुद को वहां क्या करने दिया? जैसे ही हुआन फैंग चला गया, उसने अपने दिल में कुछ संदेह के बारे में सोचा। जब हुआन फैंग कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ अन्य सुरक्षा गार्ड भी थे। वान गे, जो उनके साथ ड्यूटी पर थे, उनकी जगह छतरी के नीचे पहरा दे रहे थे। मैनेजर, क्या बात है? हुआन फैंग ने मैनेजर लियू से चुपचाप पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो, बस अंदर जाओ, प्रबंधक लियू ने कहा।
उसके बाद प्रबंधक लियू ने दरवाजे को धक्का देने का बीड़ा उठाया और हुआंग फेंग सहित 4 सुरक्षा गार्ड अंदर आए। प्रबंधक युआन, मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है, कृपया चले जाइए। जैसे ही हुआंग फेंग अंदर आया, उसने सु युमो की कुछ शांत आवाज सुनी, जो उसके साथ रहने के समय से बिल्कुल अलग थी। इस समय सु युमो एक छोटे से ऑफिस सूट में कॉन्फ्रेंस टेबल के शीर्ष पर बैठी थी। उसने विपरीत दिशा में कई लोगों को उदासीनता से देखा। उनमें से एक हुआंग फेंग में पंजीकृत था। हालांकि इस समय वो व्यक्ति खड़ा था, जाहिर तौर पर दूसरों की तुलना में नीचे। हालांकि हुआंग फेंग की आंखें सु युमो पर आकर्षित होती हैं, जो एक ट्रांस में भी है। अब सु युमो कार्यस्थल में एक विशिष्ट व्यक्ति है। वो एक स्मार्ट बॉस की तरह दिखते हैं। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा है और चेहरा बेहद गंभीर है। कल जब वो दोनों के साथ खरीदारी करने गया तो वो बिल्कुल 2 लोगों की तरह लग रहा था। उस समय सु युमो अब की तुलना में एक साधारण मित्र की तरह था। दूरी का यह एहसास। हुआंग फेंग को अब एहसास हुआ कि सु युमो ही उसकी असली पहचान थी। वो एक बड़े समूह की कंपनी की उपाध्यक्ष थी। उसे गति कैसे नहीं मिल सकती थी? जो लोग लंबे समय से ऊंचे पदों पर हैं, भले ही शुरुआत में उनके पास ज्यादा गति नहीं थी, लंबे समय के बाद भी कुछ चीजें उनके पास होंगी। और सु युमो को भी इस समय हुआंग फेंग का स्थान मिला। वो थोड़ा चौंक गई। मूल रूप से उसने कई सुरक्षा गार्डों को बुलाया और उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग उनमें से होंगे। हालांकि सु युमो स्तब्ध है। वो जानती है कि यह अभी कब है और वो अन्य चीजों के लिए विचलित नहीं होगी। राष्ट्रपति सु अब इसके बारे में नहीं सोचते। सु युमो के सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था। हुआंग फेंग को एक जहरीले सांप की तरह उसकी मुस्कुराहट में कोई गर्माहट महसूस नहीं हुई। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 79 बम्बारी। नहीं, मैंने इस बारे में बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। सु युमो ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर सु, मैं अब आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुझे कहना होगा कि महत्वाकांक्षी होने के लिए आप अभी भी बहुत छोटे हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर कहा, मुझे पता है कि राष्ट्रपति सु क्यों नाराज है। हालांकि व्यापार क्षेत्र में हमें जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना होगा। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति सु इतने भोले हैं। ठीक है, मैं इतना भोला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साधनों को तुच्छ समझता हूँ। सु युमो ने कहा, मुझे पता है कि व्यवसाय में कभी कभी कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी तरह मैं कभी भी ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करूंगा। मिस्टर सु ने एक चुटकुला सुनाया था, है ना? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक किस साधन का उपयोग किया जाता है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। व्यापार क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण होना और पैसा कमाना महत्वपूर्ण है। सामने हितों के लिए कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। मुझे पता है कि राष्ट्रपति सु और राष्ट्रपति जी, जो विदेश में हैं, पिछली बातों के कारण नाराज होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि हितों के लिए इस तरह के गुस्से की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं श्री सु को सलाह देता हूं कि वे मेरे प्रस्ताव पर अच्छे से विचार करें और इसे अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। हमारा सहयोग दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। श्री सु और श्री जी अभी भी युवा हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह है महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। मैनेजर युआन, क्या आपने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा, मुझे इसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। आपने जो बताया वो असंभव है। सु युमो ने फिर से कहा। उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मुझे कहना होगा, श्री सु, आपने गलत निर्णय लिया है। शायद श्री सु इतने दयालु व्यक्ति हैं और उन साधनों का उपयोग करने की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए लक्ष्य हासिल करना ठीक है। चूंकि श्री सु ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, शायद ब्यूटी सैलून सिर्फ शुरुआत है। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति सु युमो मुंह का युआन जोंग भी कहता है, चेहरे पर उदासी कहता है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सु युमो ने उत्तर में पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो जवान थी, जो सही था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई क्षमता नहीं है। इसके विपरीत, बिना योग्यता के 2 लड़कियों जी मेंगजियाओ के साथ इतने बड़े समूह की कंपनी का प्रबंधन करना असंभव है। यह कोई धमकी नहीं है, ये सिर्फ एक दोस्ताना अनुस्मारक है, प्रबंधक युआन ने कहा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको ये भी याद दिलाता हूँ कि इन अदृश्य साधनों का उपयोग करना असंभव है। ये देर सबेर गिर जाएगा। सु युमो ने प्रतिवाद किया। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, कृपया चले जाएं, अन्यथा हम केवल अपने सुरक्षा गार्ड को आपको जाने के लिए कहने दे सकते हैं। हुआंग फेंग को पता है कि इस बार इन लोगों को किस लिए बुलाया गया है। इससे पता चला कि इन लोगों ने उसे धमकाया। सु युमो ने उन्हें उड़ा देने की योजना बनाई है। मिस्टर सु, इतना गुस्सा मत होइए। बिजनेस धीमा है, ये बिजनेस जैसा नहीं है, मैनेजर युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लेकिन मैं आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहता या आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहता। प्रबंधक लियू, आप अभी भी क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि क्या करना है? सु युमो ने कहा कि हालांकि वो क्यूई के साथ पैसा कमाने की सच्चाई भी जानती है, लेकिन उसके और जी मेंगजियाओ के भी अपने सिद्धांत हैं। मैनेजर युआन जैसे लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में अनिच्छुक होते हैं। हालांकि सु युमो ने रोल बुलाया, प्रबंधक लियू तुरंत नहीं गए। वो झिझक गया क्योंकि इन लोगों ने उससे पहले भी संपर्क किया था और कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बस इतना कहा कि वे इसे अपने दोस्तों को देना चाहते थे और मिलने का उपहार एक बैंक कार्ड था जिसे वो अस्वीकार नहीं कर सके। तो अब वो झिझकने लगा। हालांकि हुआंग फेंग को इतनी अधिक चिंताएं नहीं थी। प्रबंधक लियू की कार्रवाई की कमी से असंतुष्ट सु युमो के चेहरे को देखकर उसके बॉस को सु युमो की अभिव्यक्ति दिखाई नहीं दी और उसने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। हुआंग फेंग मैनेजर युआन के पास गए और कहा, हर कोई, हम राष्ट्रपति सु, कृपया चले जाएं। प्रबंधक युआन ने आश्चर्य से हुआंग फेंग को देखा और कहा, युवक, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? मिस्टर सु, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हुआंग फेंग प्रभावित नहीं है, लेकिन उनके बगल के कुछ अन्य सुरक्षा गार्ड झिझक रहे हैं। वे निश्चित नहीं है सु युमो ने अभी जो कहा वो सच है या गुस्सा। तो सु युमो को देखें और फिर से सुनिश्चित करना चाहते हैं, खासकर जब उनका प्रबंधक पहली बार आगे नहीं आया।
हालांकि हुआंग फैंग लंबे समय से सुयुमो के संपर्क में नहीं है, लेकिन वह भी उनके बारे में कुछ जानते हैं। वो जानता है कि सुयुमो के शब्द गुस्से वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि वास्तव में इन लोगों को मारना चाहते हैं। हम सु आपके साथ व्यावसायिक बात नहीं करना चाहते हैं। क्या आप इसे नहीं देखते हैं? आप वास्तव में नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं और आपको परेशान कर दूं, है ना? देखो, ये लोग आज यहाँ गलतियां ढूंढने आए हैं, इसलिए हुआंग फैंग का उन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। आप तब प्रबंधक युआन को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग में एक छोटा सुरक्षा गार्ड ऐसा कहेगा। उसने सु युमो को गुस्से से देखा और कहा, मिस्टर सु, क्या यहाँ सुरक्षा गार्ड की यही गुणवत्ता है? आपको मिस्टर सु से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। इसके अलावा मेरी कुछ हिंसक प्रवृत्ति है और कभी कभी मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए कृपया इससे पहले कि मैं खुद को नियंत्रित न कर सकूं, चले जाओ, हुआंग फैंग ने कहा। आप, यह अनुचित है श्रीमान सु, क्योंकि आप हमारे लिए इतने अप्रिय हैं, हम पहले जाएंगे। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि मैंने जो पहले कहा था उसके बारे में सोचें, अन्यथा आपको आज के फैसले पर पछतावा होगा। प्रबंधक युआन वास्तव में हुआंग फैंग की कार्रवाई से डर गया। आखिरकार उनके दिमाग में हुआंग फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है जो कुछ भी नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सकता, केवल पार्श्विक बल का ही प्रयोग कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो यह उसकी अपनी शर्म की बात है, इसलिए उसे हुआंग फैंग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यह नुकसान के लायक नहीं है। छोड़ना आसान है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रबंधक युआन पुराना है और उसे भूलना आसान है। मैंने बस ये स्पष्ट कर दिया है कि हम आपके पिछले प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे और हम नहीं करेंगे। सहयोग की कोई संभावना है। सु युमो का इरादा उठना और एक दूसरे को विदा करना नहीं था। इसके विपरीत वो ठंडे स्वर में बोला, छोटे बालों वाली महिला, जब आपको पछतावा होता है, प्रबंधक युआन ने अशिष्टता से कहा। उन्होंने सु युमो को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी बातें सुनकर हुआंग फैंग की भौहें चढ़ गई। यह आदमी अपने क्षेत्र में बहुत अहंकारी था। यदि उसने उसे सबक नहीं सिखाया तो कहना बहुत ज्यादा होगा। तो प्रबंधक युआन, जो उसके ठीक सामने चल रहा था, अचानक चिल्लाया और फिर बिना किसी चेतावनी के आगे गिर गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 80 कारण। ध्यान से, बगल वाला व्यक्ति अचानक चिल्लाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। किसी ने जल्दी से खींचने की तैयारी की, जो एक कदम धीमा भी था। आखिरकार प्रबंधक युआन अचानक गिर गया। छूना, प्रबंधक युआन के पास थोड़ी सी भी तैयारी नहीं थी। जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसके सिर का जमीन से गहरा संपर्क हुआ। सौभाग्य से दिन के अंत में उसे रोकने के लिए उसके पास एक हाथ था और खून नहीं बहा। हालांकि फिर भी उसका पूरा शरीर बेहोश हो गया था और उसका माथा सूज गया था। प्रबंधक युआन, क्या आप ठीक हैं? जब आप इतने बूढ़े हैं तो आप इतनी लापरवाही से कैसे चल सकते हैं? क्या ये वास्तव में हमारे महाप्रबंधक सु ने कहा है कि आप लगातार चलने के लिए बहुत बूढ़े हैं? हुआंग फैंग इसे लेकर बहुत चिंतित है। रास्ते से हट जाओ। मैनेजर युआन को अब बहुत बुरा सिरदर्द है। जब वो हुआंग फैंग को दोबारा देखता है तो वो और भी अधिक क्रोधित होता है। मैनेजर युआन, आप गिर गए हैं। आप इसे मुझ पर कैसे उतार सकते हैं? हालांकि मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। आप पहले जमीन पर गिरे। मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, हुआंग फैंग ने कहा। दरअसल जब मैनेजर युआन गिरे तब हुआंग फैंग उनसे कुछ दूरी पर थे, इसलिए इस मामले का हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं है। बेशक ये प्रबंधक युआन और अन्य का विचार है। ठीक है मैनेजर युआन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैनेजर युआन को जाते हुए देखकर हुआंग फैंग ने अचानक कहा, मुझे छोटे सुरक्षा गार्ड से कुछ नहीं कहना है। मैनेजर युआन ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। अच्छा नमस्ते। हुआंग फैंग ने कंधे उचकाए। मैनेजर युआन ने अपना माथा रगड़ा और उदास चेहरे के साथ चला गया। उन्होंने अभी भी इस बारे में नहीं सोचा है। अभी अभी वो अचानक कैसे गिर गया? क्या उसे कोई गुप्त रोग था? जैसे ही मैनेजर युआन चलने के बारे में सोच रहा था, अचानक तियानजियाओ समूह का एक कर्मचारी उसके सामने आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जब दूसरे पक्ष ने प्रबंधक युआन को देखा तो वो तुरंत चिल्लाए। उसके रोने ने कई लोगों को इस तरह देखने के लिए आकर्षित किया। अचानक कुछ लोग चौंक गए, लेकिन यह उतना तेज नहीं था जितना अभी था। क्या यह तियानजियाओ समूह का कर्मचारी है? चिल्लाने वाले पागल लोगों के समूह के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैनेजर युआन ने इन लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो उन्होंने कुछ तिरस्कार के साथ कहा कि वो तियानजियाओ समूह को एक प्रतिस्पर्धी मानते थे। लेकिन अब जब उसने इन कर्मचारियों की प्रतिक्रिया देखी तो उसे अचानक लगा कि उसने पहले भी समूह की ओर देखा था और इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रबंधक युआन, आपकी पैंट। इस समय प्रबंधक युआन के बगल में एक व्यक्ति ने अचानक उससे फुसफुसाया, मेरी पैंट का क्या हुआ? श्री युआन ने हैरान चेहरे के साथ अपने निचले शरीर की ओर देखते हुए कहा। वह अचानक बेहोश हो गया और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मूल रूप से उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पैंट की जिप खुल गई, जिससे अंदर लाल अंडरवियर दिखाई देने लगा, जो बहुत ही स्पष्ट था। इस समय मैनेजर युआन को समझ आया कि जैसे ही उन कर्मचारियों को उसकी स्थिति का पता चला, वे चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि किसी ने जो कहा था उसे भी सुना, जैसे कि गुंडे, यौन भेड़िए, विकृत इत्यादि। उन्हें लगा कि यह कंपनी के कर्मचारियों के दिमाग में समस्या है। परिणाम स्वरूप दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को समस्याएं हुई। मैनेजर युआन ने जल्दी से जिपर खींच लिया, लेकिन वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि जिपर टूटा हुआ लग रहा था और उसे ऊपर नहीं खींचा जा सकता था। इसलिए वो केवल पास के परिचारक से एक ब्रीफकेस छीन सकता था और उसे नीचे से बंद कर सकता था। तभी तियानजियाओ समूह के कर्मचारियों की आवाज सुनकर वो घबराकर भाग गया। हुआंग फैंग खुशी से वहां खड़ा रहा और दूसरे पक्ष को गड़बड़ी में भागते देखा। स्वाभाविक रूप से उसने वही किया जो उसने अभी किया था। उन्होंने पाया कि जादू सीखने के बाद लड़ने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था, लेकिन लोगों को सीधा करने के लिए काफी समय मिलता था। हुआंग फैंग, कृपया इसे थोड़ी देर के लिए रखें, बाकी सभी लोग बाहर चले जाएंगे। सु युमो की आवाज आई। इसके बाद सभी सुरक्षा गार्ड बैठक कक्ष से बाहर चले गए। प्रबंधक युआन और अन्य लोग स्वयं चले गए और उनकी आवश्यकता नहीं थी।
मिस्टर सू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हुआंग फेंग सू यूमो के पक्ष में आए और कहा कि कंपनी में वो स्वाभाविक रूप से एक अच्छे सू यूमो थे जिन्हें सू जोंग कहा जाता था। इस समय सू यूमो पहले से थोड़ा अलग है। उससे पहले मैनेजर युआन जैसे बूढ़े लोमड़ी के सामने भी वो पहले की तरह स्थिर थी, बिना किसी मंच के डर के, और अपनी सहजता दिखाती थी। हालांकि अब उनके चेहरे पर काफी थकान दिखती है। अंत में वो एक साधारण लड़की है, यहाँ तक कि उसका आकार भी हुआंग फेंग के समान ही है। जी मिंगजियाओ के समान आकार वाली इतनी बड़ी कंपनी का समर्थन करना बहुत थका हुआ होगा। इसके अलावा हाल ही में कुछ चीजों की वजह से यह और भी ज्यादा थका हुआ है। कुछ नहीं, बस मेरे पास बैठो। सू यूमो ने कहा कि उनका दिल उतना मजबूत नहीं है जितना दिखता है। कई मामलों में ये सिर्फ एक मजबूत समर्थन है, उसे दूसरे लोगों की समझ और देखभाल की जरूरत है। जी मिंगजियाओ की अनुपस्थिति में सबसे पहले वो हुआंग फेंग के बारे में सोचती है, यहाँ तक कि अगर वो खुद की मदद नहीं कर सकता है तो बस खुद का साथ दे। सू यूमो का दिल अधिक आरामदायक होगा। मिस्टर सू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भले ही मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब आप ये कहेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा। अगर आप पर दबाव है तो इसे अपने दिल में मत छिपाए, हुआंग फेंग ने कहा। कहने को कुछ नहीं है। सू यूमो ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, पहले कारखाने के गेट पर क्या हुआ था? क्या आपको याद है कि उन लोगों को अभी उन लोगों के साथ कुछ करना चाहिए? सच में, मुझे पता था कि उनके लिए जाना इतना आसान नहीं होगा, हुआंग फेंग ने कहा। उन्होंने जो कहा वो उनके दिल में था। फैक्ट्री के सामने जो कुछ हुआ उसे वो भूला नहीं। उस समय उन्होंने आंतरिक कौशल और जादू नहीं सीखा था। यदि सोने का नर्म कवच नहीं होता तो उस दिन उसकी मृत्यु नहीं होती, तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसलिए हुआंग फेंग आसानी से नहीं भूल सका। ये जानने के बाद कि उन लोगों को किसने भेजा, वो स्वाभाविक रूप से अपने लिए कुछ ब्याज वापस पाना चाहता था। उन लोगों के अलावा हमारी कंपनी में हाल ही में एक ऐसे ग्राहक के साथ भी समस्या आई है जो पहले भी अच्छा काम कर चुका है। सू यूमो ने ब्यूटी सैलून के बारे में कुछ कहा, और इसके पीछे बस उन लोगों की छाया है। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा इन लोगों ने वास्तव में आज हमें सीधे धमकाया। उन्होंने कहा कि वे हमारी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। वास्तव में वे हमारी कंपनी को जोड़ने और अधिग्रहण करने के उद्देश्य से बहुत अधिक काल्पनिक थे, सू यूमो ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। हुआंग फेंग को अब समझ आया कि कंपनी का क्या हुआ और सू यूमो का रवैया अच्छा क्यों नहीं था। दूसरे पक्ष ने पहले अपनी कंपनी की गणना की, लेकिन अब भी वो सहयोग के नाम पर अपनी कंपनी खरीदना चाहता है। सू यूमो विनम्र है अगर वो हुआंग फेंग और अन्य लोगों को उन्हें हराने नहीं देता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 81 आकार बदला गया। मिस्टर सू, आपको मुझे अभी बता देना चाहिए था। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। हुआंग फेंग ने कहा कि उन्होंने बस दूसरे पक्ष को सावधानी से दंडित किया, जो बहुत गंभीर नहीं था। अगर उसे पता होता कि दूसरा पक्ष इतना घृणित है तो उसने और भी कुछ किया होता। ठीक है, उनसे मत मिलो। सू यूमो ने कहा कि वो बहुत दूर नहीं जाना चाहती। हालांकि रोकथाम का दिल छोटा नहीं है। दूसरे पक्ष की बात कही जा चुकी है और वो हार नहीं मानेगा। हुआंग फेंग ने सोचा, ऐसा लगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है। सौभाग्य से सू भाषा फोम भी सिर्फ उसके साथ बात करती है और नहीं चाहती कि वो कुछ भी करे। थोड़ी देर तक हुआंग फेंग के साथ बातचीत करने के बाद सू यूमो बेहतर मूड में थी और एक बार फिर आत्मविश्वास से भरी मजबूत महिला को बरामद किया। हालांकि दूसरा पक्ष आक्रामक था, लेकिन वे कागज पर आधारित नहीं थे। आखिर तक कौन हंस सकता है? जरूरी नहीं। हालांकि सू यूमो का दिल मैनेजर लियू से अधिक असंतुष्ट है। जब उसने उससे शुरू करने के लिए कहा तो वो झिझक गया। ये पहली बार नहीं है कि सू यूमो मैनेजर लियू से असंतुष्ट थी। पिछली बार जब वो फैक्ट्री के गेट पर था तो सू यूमो का असंतोष उन सुरक्षा गार्डों की निष्क्रियता के कारण हुआ। अब यह असंतोष गहराता जा रहा है। अपनी आंखों के चारों ओर हुआंग फेंग को देखते हुए सू यूमो ने सोचा कि क्या उसे एक मौका देना चाहिए। क्योंकि सू यूमो के पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए हुआंग फेंग वहां लंबे समय तक नहीं रुके, इसलिए वो बाहर चले गए। सू यूमो ने अभी जो कहा उसमें उसकी भी दिलचस्पी थी, क्योंकि अब उसे लगता है कि सू यूमो के साथ उसका रिश्ता एक गैर जिम्मेदार वरिष्ठ अधीनस्थ रिश्ते के बजाय एक दोस्त की तरह है। अपने दोस्त की कठिनाइयों के लिए वो स्वाभाविक रूप से मदद करना चाहता है। हालांकि हुआंग फेंग ने अपने वर्तमान कौशल के बारे में सोचा, जैसे कि वो कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे पहले ये देखना होगा कि दूसरे पक्ष ने ये कैसे किया। आने वाले समय में सब कुछ सामान्य है। दोपहर के भोजन के समय एक सुरक्षा गार्ड ने कहा कि प्रबंधक लियू को महाप्रबंधक सू ने डांटने के लिए बुलाया था। जब वो वापस आया तो मैनेजर लियू का चेहरा बहुत बदसूरत था। हुआंग फेंग को नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। ये स्पष्ट था कि प्रबंधक लियू ने कुछ गलत किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा, उसके बॉस ने उसे ऐसा करने दिया। मैनेजर लियू लेकिन बाहरी लोगों के सामने उदासीन कैसे कहे, नहीं कह सकता। जब हुआंग फेंग इत्मीनान से ड्यूटी पर था तो हैंगओवर से पीड़ित ओयान जिंगवेन आखिरकार दिन के अंत में जाग गया। उसने अपना दुखता सिर रगड़ा और लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। जहां तक ध्यान की बात है, वो स्पष्टतः अब ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने वैसे भी किसी गोली ली थी और देर सवेर जादुई प्रतिभा जाग जाएगी। मुझे हर दिन अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। वांग अदवान का नाश्ता खाने से ओयान जिंगवेन का मूड बहुत अच्छा है। कल उसे नाजी मिलने के बाद इससे उसके दोस्तों में सचमुच हलचल मच गई। वे लोग आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी के पास नाजी नहीं है। आखिरकार यह एक दुर्लभ चीज है, कोई स्थानीय स्टॉल नहीं। ओयान जिंगवेन को उन लोगों से ईर्ष्या होती है। ये सोचते हुए ओयान जिंगवेन फिर से अपने हाथ की ओर देखता है और वो उसके साथ खेलना चाहता है। हालांकि जब वह अपने हाथ को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके हाथ की अंगूठी बदल गई है और यह बदलाव छोटा नहीं है। ये सोचते हुए कि ओयान जिंगवेन जाग नहीं गया, उसने अपनी आंखें जोर से मली, अपने हाथ को फिर से देखा और पाया कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा था और अंगूठी वास्तव में अलग थी। क्या बात है, ये रातों रात कैसे बदल सकता है? मैंने नहीं सुना है कि नाजी अपना आकार बदल लेगी। ओयान जिंगवेन संदेह से भरा था।
अपने हाथ से अंगूठी निकालें, इसे आत्मविश्वास से महसूस करें और पाएं कि सतह का स्पर्श अलग है। हालांकि पहले वाला बहुत साधारण दिखता है, ये धातु जैसा लगता है, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग लगता है। ये सिर्फ दो भावनाएं हैं। ओयान जिंगवेन, जो अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था, ने सोचा कि क्या नाजी में कोई बदलाव आया है। वो इसे साबित करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि नाजी को खोलने के लिए उसे जादू की जरूरत थी। अब उनकी जादुई प्रतिभा जागृत नहीं हुई है और उनके शरीर में कोई जादू नहीं है। अब उसके पास नाजी खोलने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उसके पास केवल बीज स्थापित करने के लिए नाजी है, इसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। वांग एर, जाओ और ली फूफा को आमंत्रित करो। ओयान जिंगवेन इस स्पष्ट रूप से अलग नाजी को देखता है और वांग एर से कहता है, हाँ युवा मास्टर। वांग एर उनके आदेश पर गए। जल्द ही ली हुफा आए। वो ओयान परिवार के संरक्षक हैं। उनकी पहचान कम नहीं है। हालांकि उन्होंने ओयान परिवार के नेता के इकलौते बेटे ओयान जिंगवेन के आह्वान की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। ली हुफा, मुझे ये देखने में मदद करे कि इस अंगूठी का क्या हुआ। कल जब मेरे पिता ने मुझे यह अंगूठी दी थी तो यह ऐसी नहीं थी। क्या अंगूठी का आकार अपने आप बदल जाएगा? ओयान जिंगवेन ने अंगूठी ली बाओफा को सौंप दी और कहा कि ली बाओफा एक जादूगर है, रिंग खोलने में कोई समस्या नहीं है। कुछ उत्साहित और ईर्ष्यालु लोगों ने अंगूठी ले ली। ली धर्मन ने कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि अंगूठी अपना आकार बदल देगी। एक बार अंगूठी बनने के बाद ये दोबारा नहीं बदलेगी। ली फूफा अंगूठी रगड़ते हैं। ओयान जिंगवेन बहुत छोटा है और उसके पास वह अंगूठी हो सकती है जिसकी सभी जादूगर उसके जादूगर होने से पहले ही उम्मीद करते हैं। ली फूफा का दिल अभी भी थोड़ा ईर्ष्यालु है। वो कई वर्षों से जादूगर है, लेकिन उसे कभी अंगूठी नहीं मिली। हालांकि ली की भौहें जल्द ही जुरीदार हो गई और ओयान जिंगवेन के लिए उसकी ईर्ष्या और ईर्ष्या जल्दी से गायब हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उसके हाथ में अंगूठी नाजी नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि यह पूरी तरह से अलग थी। हालांकि उसके पास नाजी नहीं थी, फिर भी वो इसके बारे में कुछ जानता था, लेकिन उसकी समझ के अनुसार नाजी स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं थी। क्या बात क्या बात? ली हुफा को भुचक्का देखकर ओयान जिंगवेन ने पूछा। युवा मास्टर, आपको यह अंगूठी किसने दी? क्या दूसरा पक्ष कहता है कि यह प्राप्त करने वाली अंगूठी है? ली फूफा ने ओयान जिंगवेन के शब्दों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन वापस पूछा। मेरे पिता ने मुझे यह अंगूठी दी थी। उन्होंने कहा कि यह अंगूठी है, लेकिन कल जब मैंने दिया तो ऐसा नहीं था। इसके साथ गलत क्या है? अधिक से अधिक चिंतित होकर ओयान जिंगवेन ने जल्दी से पूछा। मालिक से ये गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन विनम्र कर्तव्य के पालन के अनुसार यह अंगूठी स्पष्ट रूप से एक अंगूठी नहीं है और जादू इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकता है। ली हुफा ने ओयान जिंगवेन से कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बयासी, क्या तुमने इसे चुराया? यह कोई वादा नहीं है। ये कैसे संभव है? यह वह है जिसे मेरे पिता अपने पास रखते थे और पहले इस्तेमाल करते थे। जब कब्र डाकू ने इसे मेरे पिता को बेच दिया तब भी मैं घटनास्थल पर था। उस समय मेरे पिता ने भी कोशिश की थी। यह स्वयं उपदेशों को स्वीकार करना बिल्कुल सच है। ओयान जिंगवेन थोड़ा चिल्लाया। मास्टर, शांत हो जाओ। ली फूफा ने ओयान जिंगवेन की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से उत्साहित था, और कहा, युवा मास्टर, जब से आपने ऐसा कहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए और परिवार का मालिक ऐसी गलती नहीं करेगा। तो आपने अभी क्या कहा? यह अंगूठी कल की अंगूठी से अलग है, क्या बात है? ली फूफा ने स्पष्ट रूप से देखा कि इसमें कुछ अजीब था। एक अंगूठी खुद को कैसे बदल सकती है? इसमें जरूर कुछ न कुछ तो हुआ होगा। कल जब मेरे पिता ने मुझे वह अंगूठी दी तो वो अब से अलग लग रही थी। एक तरह की धातु जैसी अनुभूति हो रही थी। इसके अलावा अंगूठी काली थी, लेकिन अब सफेद हो गई है। दोनों अंगूठियां बिल्कुल अलग हैं। ओयान जिंगवेन ने कहा। यह अजीब है। मेरी विनम्र समझ के अनुसार जिस अंगूठी के बारे में युवा मास्टर ने कल कहा था वो एक अंगूठी होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से नहीं है। क्या युवा मास्टर कल यहाँ थे? ली फूफा ने पूछा। वो जानता था कि ओयान जिंगवेन को इन दिनों मालिक ने कैद कर लिया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ओयान जिंगवेन इतना ईमानदार नहीं था। नहीं, मैं कल जुए की नाव पर गया था और फिर मैं शराब पीने गया था। ओयान जिंगवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। वैसे भी जब तक उसके पिता को पता नहीं था, अन्य लोग डरेंगे नहीं, भले ही उन्हें पता हो कि वो बाहर है। लेकिन जब मुझे वापस आने की याद आई तो अंगूठी नहीं बदली। ओयान जिंगवेन ने थोड़ा भ्रमित होकर कहा। क्या आप निश्चित हैं, युवा मास्टर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ओयान जिंगवेन ने कहा कि वो आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार जब वो कल वापस आया तो पूरा व्यक्ति नशे में था। ज्यादा से ज्यादा उसे याद था कि जब वो जुए की नाव से बाहर आया था तो अंगूठी अपरिवर्तित थी, लेकिन शराब पीने के बाद उसे याद नहीं रहा। ये सोचते हुए वो वांग एर की ओर देखने लगा, जो कल उसका पीछा कर रहा था। वो स्पष्ट होना चाहिए। वांग एर, जब मैं कल वापस आया तो क्या यह अंगूठी वैसी ही दिखती थी जैसी अब है? नहीं, अंगूठी वैसी नहीं है जैसी अभी है, वांग एर ने कहा। जब मैं वापस आया तो यही सब बदल गया। ली हुफा ने कहा। मास्टर, क्या कल रात और रात में कोई आपके कमरे में आया था? वो जानता था कि हालांकि युवा मास्टर छोटा था, वो एक अच्छा आदमी या वफादार लड़की नहीं था। हवेली में कई नौकर लड़कियां थीं जो उससे प्रभावित थी। नहीं, मैं ही सेवा करके सो गई। रात को कोई और नहीं आया। ओयान जिंगवेन को अपनी ओर देखते हुए वांग एर ने जारी रखा। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने देखा कि ली फूफा और ओयान जिंगवेन उन्हें घूर रहे थे। उनके चेहरे बहुत खराब थे, खासकर ओयान जिंगवेन की आंखें जल रही थी। तुम्हारा मतलब है जब से मैं वापस आया हूँ तुम मेरे कमरे में अकेले हो? ओयान वांग एर को घूरता है और कहता है। हाँ, मैंने अन्य लोगों को युवा मास्टर की सेवा नहीं करने दी। मुझे डर है कि वे युवा मास्टर के सपने में खलल डालेंगे। वांग एर ने देखा कि ओयान जिंगवेन का चेहरा थोड़ा गलत था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वो अभी भी ओयान जिंगवेन के सामने खुद को व्यक्त करने के बारे में सोच रहा था। वास्तव में ओयान स्टार के सामने प्रदर्शन करने और अधिक एहसान हासिल करने के लिए वांग एर ही हमेशा अन्य लोगों को ओयान स्टार के संपर्क से दूर कर देते हैं। वो बहुत सारे काम खुद ही करता है। इस तरह अन्य लोगों को ओयान स्टार के सामने प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा और ओयान स्टार अकेले ही उसे आदेश देगा।
जब वांग एर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो ओयान जिंगवेन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे सीधे स्तब्ध कर दिया। मुझे नहीं पता कि ओयान जिंगवेन ने उसे क्यों मारा। कहो, क्या तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली? ओयान जिंगवेन ने उदास चेहरे के साथ पूछा। यह अंगूठी मिलना मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन अभी गर्मी नहीं थी, इसलिए वो पीछे रह गया। इसके अलावा वो ये भी समझना चाहता था कि कल वांग एर ने शुरू से अंत तक उसका पीछा किया। अगर दूसरे लोग उसकी अंगूठी बदलना भी चाहे तो ऐसा करना मुश्किल था। आखिरकार अंगूठी उसके हाथ में थी। यदि अन्य लोग स्वैप करना चाहते थे तो वांग एर को यह नहीं मिला। वांग एर के शब्दों के अलावा ये स्पष्ट है कि अंगूठी की अदला बदली की गई है, लेकिन दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि वांग एर द्वारा जो उसका पीछा कर रहा है। पुटोंग, वांग एर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घुटने टेक दिए और तक दिया। युवा मास्टर, मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली है, मैंने वास्तव में इसे नहीं लिया है। तुम नहीं, और कौन? कल तो तुम ही मेरे साथ थे, और किसको मौका मिल सकता है? ओयान जिंग से पूछा। ये शायद तब होता है जब युवा मास्टर आप पीते हैं, किसी के द्वारा चुरा लिया जाता है, वांग एर ने कुछ धक्कों के साथ कहा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब तुम वापस आए तो अंगूठी अभी भी वही थी? ओयान जिंगवेन को अब वांग एर के शब्दों पर विश्वास नहीं है। इसके अलावा जब मैं कल शराब पी रहा था तो आप हमेशा आसपास थे, है ना? क्या आप मुझसे अंगूठी चुरा सकते हैं? क्या आप अंधे या मूर्ख हैं? ये वांग एर ने मुंह सिकोड़ लिया और उसे समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाया जाए। वास्तव में जब वो कल वापस आया तो ओयान जिंगवेन के हाथ पर अंगूठी वास्तव में थी, और यह वैसी नहीं थी जैसी अब है। उसे सचमुच ये याद था। यह क्या है? अंगूठी कहाँ है? ओयान जिंग से पूछा। युवा मास्टर, मैंने इसे नहीं लिया, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। वांग एर ने उत्सुकता से कहा कि उन्हें अंगूठी का वजन भी पता है, उसे इसे चुराने का साहस कैसे हुआ। इसके अलावा उन्हें भविष्य में आधिकारिक होने के लिए ओयान जिंगवेन पर भरोसा करने की भी उम्मीद थी। वो ओयान जिंगवेन की चीजें कैसे चुरा सकता है? हालांकि ओयान जिंगवेन का परिवार अब उनकी बात नहीं सुन सकता। वो सिर्फ अंगूठी ढूंढना चाहता है, और वो ये भी मानता है कि यह वांग एर की आंख की है, सिवाय इसके कि उसके पास कोई और नहीं होगा। वो अंगूठी न केवल वो है जिसके बारे में वो सपना देख रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अंगूठी वास्तव में मूल्यवान है। अगर उसके पिता को पता होता कि अंगूठी इतनी जल्दी खो गई है तो उसे जिंदा मारना बेकार होगा, भले ही उसकी मां उसे रोके। दूसरी ओर ली फूफा ओयान जिंगवेन को देखता है और वांग एर को चुनौती देता है। उसका इरादा उसे रोकने का कतई नहीं है। वांग एर आमतौर पर अपने युवा मालिक के पक्ष पर भरोसा करते हैं और कई लोगों की उपेक्षा करते हैं। जब उनसे बात होती है तो वो काफी गुस्से में भी होते हैं, ये देखकर कि उसे ओयान जिंगवेन ने पीटा है। ली फूफा को केवल अपने दिल में दर्द महसूस होता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 83 आपके लिए। ओयान जिंगवेन थोड़ी देर के लिए वांग एर से लड़ता है और लात मारता है, लेकिन उसके दिल में नाराजगी की कोई कमी नहीं है। ये बाकी चीजों से अलग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओयान जिंगवेन ने कैसे लड़ाई की। वांग एर ने हमेशा कहा कि उसने चीजें नहीं चुराई और पीटा नहीं जाना चाहता था। हालांकि वो वास्तव में नहीं जानता था कि अंगूठी कहाँ गई। उन्होंने अंगूठी चुराने वाले शख्स को डांट भी लगाए। पृथ्वी के पीले शिखर पर मुझे अचानक अकारण छींक आ गई। ओयान जिंगवेन तब तक नहीं रुके जब तक वो थक नहीं गए, और वांग एर को जमीन पर मारा गया और गुनगुनाया गया। हालांकि क्योंकि ओयान जिंगवेन के पास ज्यादा कुंग-फू नहीं था, वांग एर को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा भी थे। तुम्हें एक दिन का समय मिलता है, अगर तुम्हें नाजी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे कुत्ते को मार डालूंगा, ओयान जिंगवेन ने वांग एर से कहा। ली हुफा वांग एर को देखता है जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह है। ये लड़का अब पहले जितना खूबसूरत नहीं रहा। यह उसका दुर्भाग्य है कि उसे सामान्य समय में भी ऐसा ही होना पड़ता है। वांग एर की ताकत वापस आने के बाद वो पूरे कमरे में नाजी की तलाश करता है। ओयान जिंगवेन क्रूर हो गया है। इसके अलावा वांग एर भी नाजी के महत्व को जानते हैं, इसलिए वो जानता है कि यदि वो इसे नहीं ढूंढ पाता है तो ओयान जिंगवेन वास्तव में अपने कुत्ते का जीवन नहीं चाहेगा, लेकिन वो इसे आसानी से जाने नहीं देगा। दूसरी ओर हुआंग फेंग को नहीं पता था कि तियानक्सुआन महाद्वीप में क्या हुआ था। इस समय भी वो ड्यूटी पर थे। जहां तक अंगूठी की बात है तो उसे अपने हाथ में पहनना बेहतर होगा। अकेले रहने दो, अंगूठी बिल्कुल सही आकार की थी। जब वो काम छोड़ने वाली थी, सुयुमो को हुआंग फेंग फिर से मिला, लेकिन इस बार यह कोई व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक निजी मामला था। काम के बाद मेरे घर जल्दी मत आना, सुयुमो ने कहा। हुआंग फेंग ने अचानक कहा। उसके मन में इसके बारे में कुछ विशेष भावनाएं थी। आखिरकार वहीं पर उन्होंने सुयुमो का एक बेहद निजी दृश्य देखा। हुआंग फेंग के हाव भाव देखकर सुयुमो को समझ आ गया कि वो क्या सोच रहा है। वो थोड़ा शर्माता है और हुआंग फेंग को घूरकर देखता है और चला जाता है। काम के बाद हुआंग फेंग नहीं निकला, लेकिन सुयुमो का इंतजार कर रहा था। हालांकि हुआंग फेंग को डर था कि कंपनी के अन्य लोग उसे अक्सर सुयुमो की कार में जाते और गपशप करते देखेंगे, इसलिए उसने सुयुमो की प्रतीक्षा करने के लिए थोड़ी दूर की जगह ढूंढी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुयुमो नामक लड़की ऐसी अफवाहें सुनना पसंद नहीं करेगी। कार में बैठ जाओ, धूप का चश्मा पहने सुयुमो ने खिड़की के बाहर हुआंग फेंग से कहा, लेकिन उसका इरादा उतरने का नहीं था। हुआंग फेंग ने इस स्थिति को देखा और निर्णायक रूप से सह चालक की स्थिति में चले गए ताकि बॉस को उनके लिए गाड़ी चलाने की अनुमति मिल सके। हुआंग फेंग को थोड़ा अच्छा लगा। मैंने कल अपने दोस्तों के लिए कपड़े खरीदे और उन्हें बाहर नहीं भेजा, सू ने हुआंग फेंग से कहा। क्यों, क्या उसे ये पसंद नहीं है? आपके दोस्त की आंखें बहुत ऊंची हैं, हुआंग फेंग ने कहा। वे सभी चीजें महंगी हैं, इसलिए उन्हें देखा नहीं जा सकता। सुयुमो की सहेली आमतौर पर जो कपड़े पहनती है वे अनुकूलित है? नहीं, वो विदेश गया था, वो आज जल्दी चला गया, वो कुछ समय के लिए विदेश में रहेगा, सुयुमो ने कहा। तो वे कपड़े आपके लिए सस्ते हैं? आपका क्या मतलब है? हुआंग फेंग थोड़ा स्तब्ध था।
उन कपड़ों को पहनना बेकार है, जब वो वापस आएगा तो मैं उसके लिए नए कपड़े खरीदूंगी। ये सभी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। वैसे भी जब मैंने उन्हें कल खरीदा था तो वे भी आपके शरीर के आकार के अनुसार खरीदे गए थे। वे आपके लिए उपयुक्त हैं, सु यूमो ने हल्के से कहा। नहीं, वे चीजें बहुत महंगी हैं, यह उचित नहीं है। हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि सु यूमो के साथ उनका रिश्ता ठीक है, लेकिन उनकी मूल्यवान चीजों यानी सामान्य दोस्तों के साथ रिश्ते को स्वीकार करना उचित नहीं है। यदि आप उन्हें नहीं पहनते हैं तो मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। यह उन्हें बर्बाद करने से बेहतर है। जब वो वापस आता है तो उसे नहीं पता कि यह कब होगा। उस समय नए उत्पाद होंगे, वो उन्हें नहीं देख सकता। यदि आप उन्हें मुझे देते हैं तो मैं कल मेरे साथ खरीदारी करने के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। यदि आप वास्तव में उन्हें नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें फेंक दूंगा और घर पर रख दूंगा। नहीं, इतनी अच्छी चीज फेंकना अफसोस की बात है। मैं तुम अमीर लोगों को नहीं समझ सकता। इतनी अच्छी चीज फेंक दो, हुआंग फैंग ने जल्दबाजी में कहा। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें ये सभी चीजें पसंद आए। अब जब उसने सुना कि सु यूमो उन्हें फेंकने जा रहा है तो उसे दया आ गई। अगर तुम इसे नहीं फेंकोगे तो क्या होगा? मैं उन पुरुषों की चीजों का उपयोग किसी लड़की के घर में नहीं कर सकता। ये घर में एक जगह लेता है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। अभी नहीं, सु यूमो ने कहा। हाँ, मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं? जो तुम फेंक देते हो उससे ये बेहतर है। पहले हाँ कहो, तुमने मुझे यही दिया है। मुझसे पैसे मत मांगो, मेरे पास अब पैसे नहीं है। हुआंग फैंग ने कहा कि वो जानते थे कि वे सभी चीजें अभी खरीदी गई थी और वे एक बार बेकार थी। इसके अलावा कीमतें सस्ती नहीं थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। चलो चिंता मत करो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, कंजूस। सु यूमो का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया और उसने कहा, लेकिन मेरी चीजें ले लो, तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करें? जब मैंने कल आपको धन्यवाद दिया तो क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं आपके साथ खरीदारी करने गया था? क्या आप मुझ पर शासन करना चाहते हैं? हुआंग फैंग डरा हुआ लग रहा है। हुआंग फैंग के शब्दों ने सु यूमो को चौंका दिया और कार कई बार हिली। फिर शर्म और गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने कहा, कौन तुम पर शासन करना चाहता है? मैं चाहता हूं कि तुम बाद में मेरे लिए खाना बनाओ। ये पक रहा है। आपने इसे पहले कहा था। आपने मुझे डरा दिया। जब तक आप खुद को समर्पित नहीं करते, बाकी सब कुछ कहना आसान है। हुआंग फैंग ने राहत भरी नजर से कहा। आप? हुआंग फैंग, मुझे पहले पता नहीं चला। आप बहुत चालाक व्यक्ति हैं, सु यूमो ने कुछ शर्म और गुस्से के साथ कहा। हाँ, एक मजाक बनाओ और माहौल को जीवंत बनाओ, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने दोबारा ऐसा मजाक किया तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, सु यूमो ने कहा। जब हुआंग फैंग सु यूमो के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने सु यूमो से वे चीजें ले ली। वो आदमी वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। आप जैसी खूबसूरत महिला उसके लिए चीजें खरीदने गई थी, उसके पास उन्हें इकट्ठा करने का समय भी नहीं था। यह मेरे लिए सस्ता है, हे। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए सु यूमो से कहा। चलो गरीब मत बनो, जाओ और खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। सु यूमो सोफे पर जाती है, टीवी चालू करती है और हुआंग फैंग से कहती है, कुआ। दूसरों से इतनी सारी अच्छी चीजें लेते हुए हुआंग फैंग को यह दिखाना होगा कि यह अच्छी बात है कि वो हमेशा फेरी बुक अपने साथ रखते हैं, जो बहुत अधिक सुविधाजनक है और उजागर नहीं होगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 84 में प्रथम हूँ। जैसे ही हुआंग फैंग चला गया, सु यूमो ने अपनी आंखें टीवी से हटा ली, रसोई की ओर देखा और हुआंग फैंग की व्यस्त छवि को देखा। सु यूमो कुछ देर के लिए अचेतन अवस्था में थी। दरअसल वे कपड़े और अन्य सामान मूल रूप से हुआंग फैंग के लिए खरीदे गए थे। उसके मुंह में दोस्त बिल्कुल मौजूद नहीं था। आज उसने हुआंग फैंग के साथ डिनर करने के लिए भी हुआंग फैंग के आने का बहाना बनाया। मुझे नहीं पता क्यों वह अब हुआंग फैंग को बहुत देखना चाहती है। कुछ न भी करे तो भी कुछ नहीं कहती। वह भी उसे देखना चाहती है, बस देखो। उस रसोई में वह और जी मिंगजियाओ शायद ही कभी जाते हैं। उनकी शिल्प कौशल बहुत आम है। जब वे कक्षा से वापस आते हैं तो वे खाना बनाना नहीं चाहते। जहां तक अन्य लोगों की बात है, कोई भी दोबारा अंदर नहीं गया। हुआंग फैंग उसके और जी मिंगजियाओ को छोड़कर एकमात्र है। सु यूमो के मन में इस बारे में कुछ अस्पष्ट भावनाएं हैं कि हुआंग फैंग वास्तव में क्या सोचते हैं, लेकिन वो निश्चित नहीं है। अब वो इसे केवल महसूस करके ही कर सकती है। ऐसा करो, अपने हाथ धो लो और तुम खाने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे ही सु यूमो सोच रही थी, हुआंग फैंग रसोई से बाहर आई और कहा, इतनी तेजी? सु ने अवचेतन रूप से कहा, आप केवल एक ही व्यंजन नहीं बनाते हैं क्या? ये कैसे हो सकता है? प्रामाणिक 3 व्यंजन और एक सूप निश्चित रूप से पर्याप्त है, हुआंग फैंग ने कहा। 2 लोग, 3 व्यंजन और एक सूप, ये काफी है। जब वो रसोई में खाना बना रहा था, हुआंग फैंग ने एक ही समय में 2 व्यंजन पकाने की कोशिश की क्योंकि वहां 2 स्टोव थे। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग एक ही समय में 2 व्यंजन पका सकते थे। जियानशु के उपयोग के कारण वह दूसरों की तुलना में तेजी से खाना पकाने में सक्षम था। अब वह एक साथ 2 व्यंजन बना रहे हैं। उसकी गति स्वाभाविक रूप से तेज है। तो अब उसने 3 व्यंजन और एक सूप बनाया है, लेकिन चावल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मैं केवल कल के बचे हुए चावल का उपयोग कर सकता हूँ, इसे हिलाओ। सौभाग्य से उन्होंने जो तला हुआ चावल बनाया वह भी स्वादिष्ट है। जब सु यूमो हाथ धोकर बाहर आता है तो कमरा खुशबू से भर जाता है। ये स्वादिष्ट है, हुआंग फैंग। भले ही आप सुरक्षा गार्ड और खाना पकाने का काम न करें, फिर भी आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा आप निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध शेफ हैं। सु यूमो ने मेज पर रखे बर्तनों को देखा और कहा कि हुआंग फैंग ने उन्हें उन सामग्रियों से बनाया है जो उसने रेफ्रिजरेटर में रखी थी। हालांकि वो और जी मिंगजियाओ अक्सर रसोई में नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ सामग्री भी तैयार की और कभी कभी भोजन बनाने के लिए फुर्सत भी मिलती थी, इसलिए उसके पास सामग्री की कमी नहीं थी। ये सिर्फ इतना है कि मुझे शेफ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इसे सिर्फ घर पर कर रहा हूँ, हुआंग फैंग ने बर्तन और चॉपस्टिक रखते हुए कहा, उसकी चाल स्थिति जैसे कि यह उसका घर हो। सु यूमो इसका स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उसे तुरंत महसूस होता है कि उसका मुंह खुशबू से भर गया है। ऐसा नहीं है कि वो और जी मिंगजियाओ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वे प्रसिद्ध होटल शेफ भी ऐसा नहीं कर सकते।
ये स्वादिष्ट है। सामान्य समय में मेंगजियाओ और मैं मूल रूप से बाहर खाना खाते हैं। हम बहुत सारे रेस्तरां में खाना खाते हैं, जिनमें से कोई भी आपके जैसा स्वादिष्ट नहीं है, सू ने खाना खाते हुए कहा। बाहर खाना स्वास्थ्यप्रद नहीं है और यह पैसे खर्च करने लायक नहीं है, हुआंग फैंग ने खुद खाया। कोई रास्ता नहीं है। मेंगजियाओ और मेरे पास एक समान कौशल है। इसके अलावा जब वे काम से वापस आते हैं तो वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे केवल बाहर खाना खा सकते हैं या टेकआउट ऑर्डर कर सकते हैं, सू युमो ने कहा। हाँ, ज्यादातर महिलाएं खाना बनाती थी। अब आप में से बहुत सी महिलाएं ऐसी नहीं हैं जो खाना बना सके, हुआंग फैंग ने कहा। सू युमो ने उसे सफेद नजर से देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसने उससे कहा कि खाना मत बनाओ? फिर उस प्रेमिका के बारे में क्या जिसे आप ढूंढ रहे हैं जो खाना नहीं बना सकती? सू युमो ने कहा। मैं ये करूंगा, वैसे भी, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बेहतर है जो इसे कर सके। इसे एक साथ करना दिलचस्प है। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि संभावना बहुत अधिक नहीं है। हुआंग फैंग को पहले खाना बनाना बहुत पसंद नहीं था, लेकिन हाल ही में उन्हें फेयर ई-बुक मिली है। उनमें बहुत उत्साह है, इसलिए वे अभी भी इसे हाल ही में करना पसंद करते हैं। सू यू ने सिर हिलाया, लेकिन बोला नहीं। 3 व्यंजन और एक सूप बहुत लगते हैं, लेकिन अंत में वे दोनों खा गए। कोई सूप नहीं बचा है। सू युमो खाने के बाद अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है और शिकायत करता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है। यदि आप हर दिन अपना भोजन खाते हैं तो आप मोटे हो जाएंगे और दूसरों को देखने के लिए आपके पास कोई चेहरा नहीं होगा, सू युमो ने कहा। क्यों आप अपने आकर्षण को तुच्छ समझते हैं? यदि आप कहते हैं कि आप अभी एक प्रेमी ढूंढना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि लाइन में लगे लोग यहां से राजधानी तक जा सकते हैं, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप, क्या आप लाइन में लगेंगे? सू युमो ने लापरवाही से पूछा। मुझे, हुआंग फैंग स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहला होना चाहिए। सू युमो मुस्कुराती है और बहुत खुश है। रात के खाने के बाद हुआंग फैंग फिर से एक बैठक के लिए रुके और चले गए। हालांकि जब वह चला गया तो वह सू युमो से कुछ लाया, जिसका भुगतान उसने कुली से किया। इस तरह की चीज बुरी नहीं है। अगली बार ऐसी अच्छी चीज होगी, भले ही ये 10 भोजन हो। मुझे 10 दिनों के लिए खरीदारी करने में खुशी होगी। हुआंग फैंग ने अपने हाथ में मौजूद चीजों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जब हुआंग फैंग बस से उतरे तब तक अंधेरा हो चुका था और स्ट्रीट लाइटें भी जल चुकी थी। इस बार ये वो समय था जो नाइट लाइफ पसंद करने वाले युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आया। हालांकि हुआंग फैंग की जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए वह उन चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। हुआंग फैंग एक सुदूर जगह पर रहता है, इसलिए इतनी देर तक यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते हैं। सड़क पर कोई भी पैदल यात्री नहीं है। सौभाग्य से हुआंग फैंग का आय नहीं है और उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब वो अपेक्षाकृत अंधेरे रास्ते पर चला तो उसे रास्ते में एक आदमी खड़ा मिला, जो सड़क के बीच में खड़ा था और नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था। इतनी देर हो चुकी है, मैं इस अंधेरी सड़क पर लोगों को डराना नहीं चाहता, हुआंग फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। क्या आप हुआंग फैंग हैं? अप्रत्याशित रूप से जब हुआंग फैंग उस आदमी के करीब था तो उसने अपनी पहल पर अपना मुंह खोला। हाँ, आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं कब सेलिब्रिटी बन गया? कोई मुझे कैसे जान सकता है? हुआंग फैंग ने संदेहपूर्वक कहा कि वो दूसरे व्यक्ति के शरीर के आकार और आवाज से उसे नहीं जानता है। दल, आप ये कर सकते हैं, उस आदमी ने कहा कि आवाज थोड़ी धीमी थी, आसपास के माहौल के कारण उदासी का एहसास हो रहा था। फिर इससे पहले कि हुआंग फैंग प्रतिक्रिया दे पाता, उस आदमी ने पहले ही उसकी छाती में गोली और मुक्का मार दिया था। अपनी आंतरिक शक्ति और जादू की क्षमता के अलावा हुआंग फैंग सामान्य कौशल वाला एक साधारण व्यक्ति है। उसके प्रतिद्वंद्वी का हाथ बहुत अचानक है और वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए उसे मुट्ठी से पीटा गया है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 85 अंधेरे में जादू। के क्या तुम बीमार हो? जब आप मिलते हैं तो आप लोगों को कैसे हरा सकते हैं? हुआंग फैंग ने अपनी छाती को ढका, कुछ बार खांसा, दर्द से राहत पाए और कहा, यह इतना अच्छा नहीं है। वे ऐसा क्यों कहते हैं कि आप इसमें अच्छे हैं? उस आदमी ने हुआंग फैंग के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, वे कौन है? हुआंग फैंग ने पूछा, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान दिया और दूसरे पक्ष द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। क्या तुमने उस दिन कुछ लोगों को मारा और भगाया था? उस आदमी ने पूछा। ओह, तो आप उनके साथ हैं? हुआंग फैंग अचानक, एक साथ? वे इसके लायक हैं? आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जाहिर तौर पर पिछले कुछ लोगों की ओर देख रहा था। हालांकि मैं उनके साथ नहीं हूं, उनका उद्देश्य एक ही है। इस तरह आप स्वयं एक हाथ और एक पैर चुन सकते हैं, आदमी ने कहा था। कार्यभार संभालने के बाद उन्हें बताया गया कि हुआंग फैंग के पास कुछ कौशल है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया। उन्होंने हुआंग फैंग की स्थिति की जांच करने में कुछ समय बिताया और पाया कि वो सिर्फ एक साधारण छोटा सुरक्षा गार्ड था। हालांकि अपने सतर्क स्वभाव के कारण वो अभी भी थोड़ा असहज थे, इसलिए उसने हुआंग फैंग का परीक्षण करने के लिए अचानक कदम उठाया। ये सिर्फ इतना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतना कमजोर था और उसने उसके कार्यों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सचमुच निराशाजनक है। मैंने कहा कि आप लोग वास्तव में इतने क्रूर हैं कि यदि आप हिल नहीं सकते हैं तो दूसरे लोगों के हाथ और पैर मांग लेते हैं, और वह लड़का ANN कोई चीज नहीं है। मैंने एक बार उसकी कार रोकी, लेकिन मैं हार मानने के लिए बहुत अनिच्छुक था। मैं इसे एक बार नहीं कर सकता और मुझे दूसरी बार अपने हाथ और पैर मांगने पड़ते हैं, हुआंग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। साथ ही वह ये भी समझ गया कि बालक एन वास्तव में संकीर्ण सोच वाला था। जब सू युमो ने ऐसा कहा तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब तो ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को उसकी कल्पना से भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। छोटी सी बात, दरअसल उन्होंने इस तरह पलटवार किया। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको उस लड़के से किस तरह की नाराजगी है। मैं बस वही करता हूं जो आप चाहते हैं, खुद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उस आदमी ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास के साथ कहा। क्या आप आश्वस्त हैं? हुआंग फैंग खड़े हुए और कहा।
बेशक उस मौके से पहले मुझे कुछ संदेह था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास पलटने की कोई क्षमता है, उस आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। जाहिर तौर पर थोड़ी देर तक हुआंग फैंग का परीक्षण करने के बाद वो हुआंग फैंग के कौशल को अच्छी तरह से जानता था। है ना, फिर कोशिश करें, हुआंग फैंग ने कहा कि उसके बाद होंठ हिल गए। अब ताकत छिपाने का समय नहीं है, नहीं तो आपके हाथ पैर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुम्हारे नियंत्रण से बाहर। हुआंग फैंग के रवैये को देखकर उस व्यक्ति को पता था कि वह अंत तक लड़ने जा रहा है, इसलिए उसने विनम्र होना बंद कर दिया और फिर से हुआंग फैंग के पास पहुंच गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ अचानक से उसके चारों ओर मुड़ गया है, जिससे उसके पैर हिलने डुलने में असमर्थ हो गए हैं। वो चौंक गया, लेकिन घबराया नहीं। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और पूरा व्यक्ति जमीन पर लेट गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। ये सचमुच अजीब है, उस आदमी ने खुद से कहा। जिन लोगों को हुआंग फैंग ने पीटा था, उन्होंने भी वापस जाने के बाद कुछ अजीब बातें कही। उस समय आदमी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि वे अपनी विफलता के लिए बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो लोग पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत अंधेरा है, यह आदमी नहीं देखता कि उसके पैरों में क्या है। वह केवल सामान्य भावना पर भरोसा कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह कुछ कुछ लताओं जैसा है। वह अपनी बाहों से अपना खंजर निकालता है और अपने पैरों पर लगी उन चीजों को काटने की तैयारी करता है। हालांकि जब वह अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है और वह अपनी आजादी पुनः प्राप्त कर लेता है। हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि वह बैले देखें। आखिरकार दूसरे पक्ष के लिए अनुमान लगाना एक बात है, उसकी अपनी आंखों के लिए दूसरी बात है, और उसके पास केवल एक ही जादू नहीं है। जैसे ही वो आदमी खड़ा होने के लिए तैयार हुआ, उसे सहज ही खतरे का एहसास हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ से हवा आ रही है और वह अनजाने में एक तरफ लुढ़क गया। हालांकि उसका हाथ अभी भी खुला हुआ था और खून बह रहा था। इस बार हुआंग फैंग ने विंड ब्लेड का इस्तेमाल किया, जो पिछली बार से अलग था। पिछली बार वो सिर्फ दूसरों को सिखाना चाहता था, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो उसने जो हवा का झोंका भेजा, उसने अभी भी कुछ ताकत को नियंत्रित किया, बस उनके कपड़े काट दिए। लेकिन इस बार हुआंग फैंग दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने के लिए गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई ताकत नहीं थी। हालांकि उनके वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी है और दूसरे पक्ष की ताकत भी है, इसलिए हालांकि इससे दूसरे पक्ष को चोट पहुंची, लेकिन इससे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। आप किस प्रकार के गुप्त हथियार का उपयोग करते हैं? उस आदमी ने हुआंग फैंग से पूछा। उसने सोचा कि हुआंग फैंग सिर्फ एक छिपा हुआ हथियार था। हालांकि हुआंग फैंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता रहा। इसकी शक्ति को देखने के लिए इस कौशल का उपयोग करने के बाद हुआंग फैंग ने दूसरी तरफ से सुराग खोजने के लिए अन्य कौशल, जैसे कि आग का गोला, बर्फ की गोली आदि के बजाय इस कौशल का उपयोग करने का फैसला किया, जबकि हवा का ब्लेड ऐसा नहीं करेगा। इस कौशल का छिपाव बहुत अच्छा है, भले ही ये दूसरी तरफ से टकराए, उसे कुछ नहीं मिलेगा। उस आदमी को लगा कि वो पागल हो रहा है। उसने सोचा कि हुआंग फैंग बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह आश्वस्त था। अब हुआंग फैंग किसी छिपे हुए हथियार पर भरोसा करके उसके करीब नहीं पहुंच सकता जिसे वह नहीं जानता था। दूसरे पक्ष द्वारा उसे कई जगहों पर चोट पहुंचाई गई है। यदि उसने शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह अब गंभीर रूप से घायल हो जाता। हुआंग फैंग को बहुत आराम नहीं मिलता जब वो उस व्यक्ति को देखता है जो परेशानी में है। उसने पाया है कि उसके पास युद्ध के अनुभव की गंभीर कमी है। वो आम लोगों को सबक सिखा सकता है, सामने वाले जैसे कुछ कौशल वाले लोगों को इसका सामना करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। इसके अलावा उसके शरीर में रंगीन प्रकाश गेंद में ऊर्जा लगातार खर्च हो रही है। यदि वो एक ही समय में जादू और आंतरिक कौशल दोनों को पुनः प्राप्त कर सकता है, तो वो इसे लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि उसने कुछ दिनों का अभ्यास किया है। हालांकि हुआंग फैंग का दिल चिंतित है और दूसरे पक्ष के लोग अधिक चिंतित हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग के पास इतना शक्तिशाली छिपा हुआ हथियार है। हुआंग फैंग का कौशल वास्तव में औसत है, लेकिन उसका छिपा हुआ हथियार इतना शक्तिशाली है कि वो बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके अलावा ये देखा जा सकता है कि दूसरे पक्ष को वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, जो उसे वर्तमान से चिपकाए रखता है। एक बार दूसरा पक्ष अपनी लय से परिचित हो जाए तो वो दुर्भाग्यशाली होगा। अब हुआंग फैंग उसके साथ अपने हाथ का अभ्यास कर रहा है। इस आदमी की उपस्थिति हुआंग फैंग को अपने व्यवहारिक अनुभव को बढ़ाने और जादू की समझ को गहरा करने में मदद करती है, क्योंकि वो दूसरे पक्ष को दबाना चाहता है, इसलिए उसे जादू दिखाने में शीघ्रता करनी होगी। अन्यथा यदि दूसरे पक्ष को सांस लेने का मौका मिला तो वह हमला कर देगा। उसके बाद वो केवल अपने आप को हरा देगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 86 चलो चले। समय बीतने के साथ हुआंग फैंग की जादू रिलीज की गति तेज और तेज हो गई है और जादू के बारे में उनकी समझ गहरी और गहरी हो गई है। परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा के लोग अधिक से अधिक शर्मिंदा होते जा रहे हैं। सबसे पहले वो हुआंग फैंग के कुछ हमलों से बचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पीछे हुआंग फैंग के हमलों से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है। सौभाग्य से हुआंग फैंग का इरादा उसे मारने का नहीं था, अन्यथा वो अपने गले और हृदय पर हमला करने के लिए हवा के झोंके को नियंत्रित कर लेगा और वह समाप्त हो जाएगा। वो जानता था कि हुआंग फैंग ने उसे नहीं मारा। रुको, लड़ना बंद करो, मैं हार मानता हूँ। आखिरकार वो आदमी रुक नहीं सकता। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन उसे अधिक से अधिक चोटें लगी। वो लौह पुरुष नहीं है और उसे दर्द महसूस होगा। इसके अलावा जितनी अधिक चोटें, वो उतना ही धीमा चलता है। पहले उसे यकीन नहीं था कि वो हुआंग फैंग को हरा सकता है, और अब यह असंभव है। एक नायक को अपनी आंखों के सामने होने वाली हानि का दुख नहीं होता। वो अब भी जानता है कि वो हुआंग फैंग को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों नहीं लड़ते? हुआंग फैंग ने उस व्यक्ति को विपरीत दिशा में देखा और स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सचमुच हार मान ली हो। उसे मन में कुछ पछतावा भी हुआ। आखिरकार ऐसे अच्छे अभ्यासी को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष और उसकी जादुई गति बहुत तेज है।
नहीं, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम क्या करना चाहते हो, जो चाहो। उस आदमी ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग, जो उससे बहुत छोटा है, के पास सामान्य कौशल होंगे। हालांकि छुपे हुए हथियारों का कुंग फू इतना शक्तिशाली है कि उसके पास पहुंचने का कोई मौका नहीं है। ये दूसरे पक्ष के रवैये ने हुआंग फेंग को थोड़ा अप्रस्तुत बना दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि दूसरे पक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। चलो चले। आखिरकार इस मामले का स्रोत टोंग जियान है। मैं उसके पास जाऊंगा। हुआंग फेंग का कहना है वह आना और जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि बस एक दूसरे को जाने दे, अन्यथा उसे मार डालो। यह असंभव है। यह अपने आप को इसमें शामिल करना नहीं है। जाहिर है यह इसके लायक नहीं है। जहां तक दूसरे पक्ष की बर्बादी की बात है तो वह अब इतना निर्दयी नहीं है। हालांकि दूसरा पक्ष अपने ही हाथों पैरों के खिलाफ आ गया। आखिरकार वो सफल नहीं हुआ। इसके अलावा उसने सिर्फ आदेशों का पालन किया और काम किया। उससे नाराज होने की जरूरत नहीं थी। बेशक हुआंग फेंग उसे इतनी आसानी से जाने देने में सक्षम था, जो अभी अभी हुई लड़ाई से भी संबंधित था। इस आदमी की समय पर उपस्थिति ने उसे अपनी कमियों को समझा और जादू के बारे में उसकी समझ को बेहतर बनाने में भी मदद की। हालांकि यह उनकी अपनी पहल नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बी ने भी अपनी मदद की। हुआंग फेंग ने भी उनकी भावनाओं को अपने दिल में स्वीकार कर लिया। इस तरह तुमने मुझे जाने दिया। वो आदमी हुआंग फेंग के रवैये से आश्चर्यचकित लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग खुद को इतनी आसानी से जाने देगा। भले ही उसने खुद को नहीं मारा, हुआंग फेंग ने खुद को बर्बाद कर लिया होगा या खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया होगा, लेकिन अब हुआंग फेंग के पास वो विचार नहीं है। जहां तक पिछली लड़ाई के घावों की बात है, वे सभी त्वचा की चोटें थी। हालांकि कुछ खून था। ऐसा लगता है कि यह डरावना है, लेकिन इसे ठीक होने में 2 दिन नहीं लगेंगे। यह कोई समस्या ही नहीं है। तुम जाना क्यों नहीं चाहते? हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा। ठीक है, आज तियानजून के स्नेह का कर्ज है। आप भविष्य में मेरा उपयोग कर सकते हैं। बस मुझे अपना आदेश दे। वह आदमी यानी तियानजून ने हुआंग फेंग से कहा कि उसे दूसरों का बकाया पसंद नहीं है। उनकी नजर में हुआंग फेंग ने इस बार खुद को जाने दिया, क्योंकि उन पर हुआंग फेंग की मानवीय भावनाएं थी, जिन्हें वापस चुकाना होगा। ठीक है, तुम जो चाहो जा सकते हो। हुआंग फेंग ने कहा कि उन्होंने तियानजून की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तियानजून ने एक बार फिर हुआंग फेंग पर गहरी नजर डाली और फिर मुड़कर चला गया। हालांकि आज रात का कार्यक्रम उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। जब हुआंग फेंग ने देखा कि दूसरा पक्ष चला गया है, तो उसने भौहें चढ़ा ली और अपनी छाती ढक ली। शुरुआत में तियानजून की मुट्ठी की शक्ति छोटी नहीं थी। यदि हुआंग फेंग ने अपनी आंतरिक शक्ति विकसित नहीं की होती, तो वह दूसरे पक्ष की मुट्ठी के नीचे गंभीर रूप से घायल हो गया होता। हालांकि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपनी आंतरिक शक्ति का विकास नहीं किया था और उनके शरीर में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। इसलिए हालांकि उनके पास कुछ प्रभाव थे, फिर भी क्षति का पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए हुआंग फेंग को अभी भी कुछ चोटें लगी। अच्छी बात यह है कि आंतरिक शक्ति है, ये चोट कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कि हुआंग फेंग ने यह भी बताया है कि दूसरे पक्ष की चोट उससे भी अधिक गंभीर और उससे भी अधिक शर्मनाक है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि रास्ते में कोई और अप्रत्याशित मेहमान न हो, हुआंग फेंग तेजी से वापस चला गया। वो यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहता था। जब वो अपने निवास पर लौटा, तो हुआंग फेंग ने नाजी में सुयुमो द्वारा भेजी गई सभी चीजें निकाल ली। जब उन्होंने अपना निवास छोड़ा, तो उन्होंने उन्हें नाजी में रख दिया, जिससे उनके लिए चलना सुविधाजनक हो गया। बाद में जब उन्होंने संघर्ष किया तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद हुआंग फेंग ने बिस्तर पर बैठना शुरू कर दिया, अपनी आंतरिक शक्ति को चलाना शुरू कर दिया, अपनी चोट को ठीक किया और पिछली लड़ाई का सारांश दिया। जाहिर है युद्ध के अनुभव की कमी के कारण शुरुआत में उस पर दूसरे पक्ष द्वारा हमला किया जाएगा। हालांकि जादू और आश्चर्य के कारण वो गिरावट को उलट सकता है और दूसरे पक्ष को हरा सकता है। और इस लड़ाई के माध्यम से उसने जादू को तेजी से जारी किया और जादू की अपनी समझ में फिर से सुधार किया। इसके अलावा उन्होंने पाया कि जादू और आंतरिक शक्ति के संबंध से उत्पन्न नई ऊर्जा एकल जादू की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। बेशक क्योंकि उसने एक ही समय में जादू और आंतरिक कौशल सीखा है, उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर है और उसका मुकाबला सहनशक्ति बेहतर है। हालांकि पिछली लड़ाई में हुआंग फेंग को भी अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या वो उस ऊर्जा गेंद में ऊर्जा को अलग करने के लिए एक ही समय में आंतरिक शक्ति और जादू का उपयोग कर सकता है। बाद के प्रयोगों से साबित हुआ कि वह ऐसा कर सकता था। जादू को नियंत्रित करते समय और जादू का उपयोग करते हुए उन्होंने आंतरिक शक्ति को नियंत्रित किया और खुद को बचाने के लिए एक अदृश्य सुरक्षात्मक फिल्म बनाने के लिए अपनी सत्ता को भर दिया। लेकिन बाद में उन पर दोबारा हमला नहीं किया गया, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इस अदृश्य झिल्ली का क्या प्रभाव था। लड़ाई के बारे में सोचने के बाद हुआंग फेंग ने अनिवार्य रूप से टोंग जियान के बारे में सोचा। आखिरकार ये दोनों चीजें उसकी वजह से हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे उस समय रोका और पंजीकरण करने के लिए कहा। वो खुद से बदला लेने के लिए बहुत सावधान था। इसके अलावा वो अपने हाथ और पैर भी चाहता था। जिन लोगों को उसने 2 बार भेजा था, उन्हें उसने ही वापस पीटा है। क्या वह हार मान लेगा? स्पष्ट है नहीं। चूंकि दूसरा पक्ष लोगों को 2 बार भेज सकता है, तीसरी बार अवश्य भेजा जाएगा। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि दूसरी ओर से भेजे गए लोग हर बार अधिक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। हुआंग फेंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो दूसरे पक्ष के हमले से पूरी तरह निपटने में सक्षम होंगे। इसलिए उसे लगता है कि वो मारे जाने का इंतजार नहीं कर सकता। उसे पहल करने का एक रास्ता खोजना होगा। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 87 मुझसे छूट गया। हालांकि पहल करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हुआंग फेंग को टोंग जियान के निवास या उस स्थान को जानना होगा जहां वो अक्सर जाता है। फिर उसे शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। हालांकि जहां उनके जैसे लोग रहते हैं वो जगह बहुत सुरक्षित होनी चाहिए। हुआंग फेंग अंदर घुसना चाहता है, जो इतना आसान नहीं है। इसलिए हुआंग फेंग केवल वही स्थान ढूंढ सकता है जहां वो अक्सर जाता है और फिर वो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। बेशक हुआंग फेंग अपना जीवन नहीं चाहता। फिलहाल यह जरूरी नहीं है। वो स्वयं इतना क्रूर नहीं है।
हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से उन्हें कई बार बुलाया गया है। यदि वह स्वयं को त्यागना चाहता है तो उसे कुछ समय के लिए बिस्तर पर लेटना होगा, तो फिर वह आदमी रुक जाएगा। यदि वो हार नहीं मानता तो स्वयं को दोष न दे। लगभग 1 घंटे बाद हुआंग फेंग अपने अभ्यास से उठे। अब वो बहुत अधिक सहज महसूस करता है। सीने में जकड़न की भावना गायब हो गई है। वो बिस्तर से बाहर निकला और बिना किसी असामान्यता के कई बार छलांग लगाई। यह आश्वस्त करने वाला है। यह आंतरिक कौशल चोट को ठीक कर सकता है। हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा कि उनका आंतरिक कौशल केवल बुनियादी है और उनकी साधना का समय लंबा नहीं है, इसलिए प्रभाव सामान्य होना चाहिए। सौभाग्य से वो स्वयं केवल मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इसका असर भी हो सकता है। चोट से उबरने के बाद हुआंग फेंग ने स्टोरेज बॉक्स देखने जाने के बारे में सोचा। वापस आते ही वो चोट का इलाज करने चला गया। उसने भंडारण बॉक्स नहीं देखा और उसे नहीं पता था कि उसमें कुछ नया है या नहीं। हालांकि जब हुआंग फेंग भंडारण बॉक्स पर ढक्कन खोलने वाला था तो उसने पाया कि ढक्कन फंस गया था और अगर उसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो भी वो इसे नहीं हटा सका। हुआंग फेंग ने बहुत हिंसक होने की हिम्मत नहीं की और भंडारण बॉक्स को नुकसान पहुंचाने का डर था, इसलिए रोने की कोई जगह नहीं थी। क्या बात है, मुझे याद है कि पहले मैंने इसका ढक्कन धीरे से लगाया था, लेकिन अब मैं इसे खोल नहीं सकता। हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स के बगल में बैठता है, स्टोरेज बॉक्स को देखता है और अपने बारे में सोचता है, अपने पिछले ऑपरेशन को याद करता है, जो पिछले कई बार से अलग नहीं है। हालांकि पहले इसे आसानी से खोला जा सकता था, लेकिन अब इसे अचानक नहीं खोला जा सकता है। क्या ये भंडारण बॉक्स बेकार नहीं है? हुआंग फेंग चिंतित थे। उसने सोचा कि भंडारण बक्से के माध्यम से उसे बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त हुई है। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसे अच्छी चीजें मिलती रहेंगी और उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अब उसे अचानक पता चला कि स्टोरेज बॉक्स का उपयोग करना आसान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो थोड़ा डरा हुआ था। हालांकि भंडारण बॉक्स की खासियत के कारण कोई भी कोई सलाह नहीं दे सकता है, इसलिए वो केवल खुद ही टटोल सकता है, लेकिन उसे अभी भी कोई सुराग नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद भी हुआंग फेंग इसे नहीं खोल सका। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि भंडारण बॉक्स थोड़ा खराब हो, ये कल बेहतर होगा। हुआंग फेंग केवल खुद को आराम दे सकते हैं, भंडारण बॉक्स की जांच नहीं कर सकता। इसके अलावा ये खतरा भी है कि भंडारण बॉक्स का अब और उपयोग नहीं किया जा सकेगा। हुआंग फेंग का मूड स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा नहीं होगा। वो केवल डिब्बे को धो धोकर उदास हो सकता है और आराम की तैयारी कर सकता है। दूसरी तरफ तियान जून और हुआंग फेंग अलग हो जाते हैं और वे एक बार रूम में आते हैं। कमरे में कई बड़े आदमी महिलाओं को शराब पीने के लिए पकड़े हुए हैं, लेकिन उनके बगल की लड़कियां बहुत सक्रिय हैं। यहाँ तक कि अगर तियान जून भी आता है तो वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। और तियान जून अभी भी अभिव्यक्तिहीन था, जैसे कि उसने उसे देखा ही न हो, सीधे बीच में बैठे आदमी को देख रहा था। भाई बियाओ, मैं चूक गया, मैदानी सेना ने कहा। क्या? बीच में बैठा आदमी अभी भी अपने बगल वाली महिला की मालिश का आनंद ले रहा था। वो अपने बगल वाली महिला का मजाक उड़ाते हुए शराब पी रहा था। हालांकि तियान जून की बातें सुनने के बाद उन्होंने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं चूक गया, अभी मैं उस व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, मैदानी सेना ने फिर कहा। कौन? प्यूमा ने पूछा। फिर कहा, क्या वो छोटी सुरक्षा है? हाँ, आप एक छोटे सुरक्षा गार्ड को भी नहीं हरा सकते। ये कैसे संभव है? क्या सभी सुरक्षा गार्ड अब दिखावा नहीं कर रहे हैं? यह एक मजाक है कि आप तियान जून उस भाई के सुरक्षा गार्ड को भी नहीं हरा सकते। भाई बियाओ स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करते हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि उसका कौशल औसत है, वो छुपे हुए हथियारों का उपयोग कर सकता है। मैं बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तियान जून ने सच कहा। और भाई बियाओ, मैंने तुमसे 3 चीजों का वादा किया है, अब जब वे समाप्त हो गए हैं तो मैं बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। तियान जून के शब्दों को सुनकर भाई बियाओ की हरकतें आखिरकार रुक गई और उनका चेहरा भी थोड़ा धुंधला और अनिश्चित था। हालांकि आपने छोटे सुरक्षा गार्ड को अक्षम नहीं किया। मैंने तुमसे सिर्फ जाने का वादा किया था, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तियान जून अभी भी अभिव्यक्तिहीन है। मैं भाई बियाओ से कैसे बात कर सकता हूँ? तियान जून, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास 2 क्षमताएं हैं। इस तरह बात करने की हिम्मत करो और भाई बियाओ से विनम्रता से बात करो। प्यूमा ब्रदर के बगल में एक युवक ने कहा। ये युवक बूढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बाल रंगीन हैं और उसकी बाहों पर टैटू है। हालांकि उनके पतले शरीर के कारण उनमें थोड़ी सी भी गति नहीं है, जिससे लोगों को अजीब लगता है। तियान जून ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने प्यूमा को देखना जारी रखा और कहा, मैं पहले प्यूमा की मदद के लिए बहुत आभारी हूँ और मैंने बदले में प्यूमा के लिए 3 चीजें करने का वादा किया था। अब सभी 3 चीजें हो चुकी हैं और हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं भविष्य में। लेकिन नाबियाओ खड़े हुए और सभी महिलाओं को पहले जाने देने के लिए हाथ हिलाया। फिर वो तियान जून के पास गया और बोला, तियान जून, तुम इसके बारे में नहीं सोचते हो। तुम तब से मेरा पीछा कर रहे हो। मेरे साथ मिलो, अगर मुझे हकलाना है तो तुम्हें भी जरूर होगा। प्यूमा की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई विचार नहीं है, मैदानी सेना ने कहा। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं तो भाई बियाओ आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं। आप चेहरा नहीं दिखाते, आप स्वयं ही इसमें थोड़े अच्छे हैं, युवक ने फिर कहा। भाई बियाओ अपना हाथ बढ़ाता है और दूसरे पक्ष को बात करने से रोकता है, लेकिन मैदान की ओर देखता है और कहता है, तियान जून, मैं वास्तव में आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप वापस जाएं और इसके बारे में फिर से सोचें। आपकी बहन के इलाज में पैसा खर्च होता है भी, मेरे बिना तुम इतना पैसा कहाँ से उधार ले सकते हो? जब भाई बियाओ ने अपनी बहन का जिक्र किया तो तियान जून के चेहरे पर सौम्यता की झलक दिखी। हालांकि वो तुरंत गायब हो गई। अगर उसकी बहन को पता चलता कि उसने इस तरह पैसे उधार लिए हैं तो वो इससे सहमत नहीं होती और खुद पर गुस्सा होती। चिंता मत करो भाई बियाओ, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, हम आपसे बाद में मिलेंगे। मैदानी सेना फिर से कहती है, समाप्त करो, फिर जाने के लिए मुड़ो। प्यूमा के बड़े भाई को फिर से रास्ता दिखाने का मौका मत दो। भाई बियाओ तियान जून के लिए चिल्लाना चाहता है, लेकिन वो तियान जून के स्वभाव को भी जानता है। वो जिद्दी है, उन्होंने अब फैसला ले लिया है तो वो इसे आसानी से नहीं बदलेंगे।
सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 88 तियानजून। भाई बियाओ, उसे जाने दो। जो युवक पहले बोल रहा था वो प्यूमा के पास आया और धीरे से बोला, तो क्या आप उसे रोकने जा रहे हैं? उसे आपके पैर तोड़ने का डर नहीं है? भाई बियाओ ने उस युवक की ओर देखा और थोड़ा तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। हालांकि तियानजून सामान्य समय में घमंडी था, वो वास्तव में कुशल था। उन लोगों के विपरीत उसके चारों ओर समूहों में लड़ना ठीक था। यदि वो वास्तव में आगे बढ़ता तो उसके किसी भी आदमी को हाथ नहीं लग पाता। भाई बियाओ की बातें सुनकर उस आदमी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। तियानजून को उसका कौशल पता था। वो हीन होना चाहिए। अगर वो उसे रोक दे तो वह भाग्यशाली होगा कि मारा नहीं जाएगा। अगर वो दूसरों पर निर्भर रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति अभी भी प्यूमा के बड़े भाई से कुछ कहने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर कृषि सेना के कौशल से कुछ डर है। आप कहना चाहते हैं? भाई बियाओ उस आदमी को घूरता है, फिर अपनी स्थिति में वापस जाता है, बैठ जाता है, उसके सामने गिलास उठाता है, सारा पी जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर भाव ज्यादा बेहतर नहीं होता है। भाई बियाओ और तियानजून एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये कोई अधीनस्थ संबंध नहीं है। वे संयोगवश मिले। उस समय तियानजून एक बार में वेटर था। कुछ मेहमानों ने जानबूझकर परेशानी खड़ी की। तियानजून ने बस इसकी भरपाई कर दी। हालांकि वो व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था। तियानजून को धक्का देने की प्रक्रिया में उसने भाई बियाओ पर शराब गिरा दी जो पास में शराब पी रहा था। भाई बियाओ उस समय गुस्से में थे और हो सकता है कि उस आदमी ने बहुत ज्यादा शराब पी